बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, आज 31 दिसंबर 2021 है। 2021 का आज आखिरी दिन है। आज हम बात करेंगे 2021 के अंदर क्या हुआ। अगर मैं पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करूं, पॉलिटिकल क्राइसिस की बात करूं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क्या हुआ, मुस्लिम लीग नून के अंदर क्या हुआ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में क्या हुआ, और एक दफ़ा का जिक्र है एक पीडीएम भी होती थी, उसका क्या हुआ, जिसको लेकर अपोजिशन बड़े बुलंदोबालगा दावे करती थी और कहती थी कि हम एक तब्दीली लेकर आएंगे, हम हुकूमत को हटा देंगे। लेकिन ऐसा लगा कि वो पीडीएम कहीं पर गुम हो गई। इकोनॉमिक चैलेंज के ऊपर बात करेंगे जो पाकिस्तान को इस वक्त सबसे ज़्यादा दरपेश है। जितना सिक्योरिटी कंसर्न है उतना ही इकोनॉमिक चैलेंज भी है। उसके साथ साथ कल जो मिनी बजट पेश हुआ है, इस पर भी बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। उसके अलावा फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं अफगानिस्तान को लेकर, और कश्मीर अपेरेंटली ऐसा लगता है जैसे बैक बर्नर पर चला गया, इस पे भी बात करेंगे। रिफॉर्म्स एजेंडे पर बात करेंगे। रिफॉर्म्स, वो दावा, वो मोटो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इमरान खान साहब का कि जी हम रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, हम पुलिस के अंदर रिफॉर्म्स लाएंगे, हम जेल के अंदर रिफॉर्म्स लाएंगे, हम ब्यूरोक्रेसी के अंदर रिफॉर्म्स लाएंगे, हम इस तालीमी निज़ाम के अंदर रिफॉर्म्स लेकर आएंगे। वो रिफॉर्म्स का एजेंडा कहाँ गया? आज 3.5 साल गुजरने के बाद भी हम लोग ढूंढ रहे हैं कि शायद रिफॉर्म्स शुरू हो जाए। इसके अलावा लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे। अब कहा यह जा रहा है केपी के अंदर फर्स्ट पार्ट हुआ है लोकल बॉडी इलेक्शंस का, जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सामने नजर नहीं आई उस तरह, और दूसरी जमातें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपेरेंटली पसंद नहीं है, जिनका बयानिया वो कहते हैं बड़ा मुख्तलिफ है, वो पार्टीज लीड कर रही हैं। इस पर भी बात करेंगे। गवर्नेंस इशूज़ पे बात करेंगे, वफाकी हुकूमत के और सूबाई हुकूमतों के ऊपर, स्पेसिफिकली पंजाब पर बात करेंगे, खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर बात करेंगे, गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर बात करेंगे, सिंध की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसके ऊपर भी बात करेंगे, और लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंटली नेशनल सिक्योरिटी पर बात करेंगे कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी है क्या, और ये जो 2021 का नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी सामने आई है, ये क्या है रिलेटेड टू टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। आई एम वेरी ग्रेटफुल। आज हम लोग आपके साथ 7 से लेकर रात 9 बजे तक होंगे, और मेरे पैनल के अंदर काफ़ी लोग हैं। कोशिश करेंगे तमाम साइड से जितने भी इनके रिलेटेड लोग हैं उनको हम ज्वाइन कराएं, उनसे बात करें, और हम उनसे पूछें कि सिचुएशन क्या है, 2021 में हमने क्या हासिल किया है, कुछ सीखा भी है या नहीं। इस पर बात करते हैं जी। आई एम वेरी ग्रेटफुल। इस वक्त मुझे लाहौर स्टूडियो में ज्वाइन किया है सलमान आबिद साहब ने, वेरी सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट हैं, बड़ा तल्ख तज्जिया करते हैं चीज़ों का, और मेरे साथ यशवीन जमाल हैं, इस वक्त एंकर पर्सन है, तज्जियाकार हैं। थैंक यू वेरी मच जी, आपका बहुत शुक्रिया। सलमान साहब, आपसे मैं बात का आगाज़ करता हूँ। पॉलिटिकल क्राइसिस पर बात शुरू करते हैं जी। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ऑपोजिशन। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, क्या पॉलिटिकल क्राइसिस रहा? ठीक रही उनकी परफॉर्मेंस, ठीक रही, काम उन्होंने ठीक किया, जो उनका मोटो था वो किस हद तक उसमें कामयाब हुए? देखिए मंसूर, बुनियादी तौर पे जहां लोगों को हुकूमत से फ्रस्ट्रेशन है, वहां उससे डबल फ्रस्ट्रेशन जो है वो लोगों को अपोजिशन जमातों की जानिब से नजर आती है। यानी अपोजिशन बुनियादी तौर पर एक मुतबादल हुकूमत होती है जिसका काम हुकूमत को मॉनिटर करना होता है, एक वॉच डॉग का रोल प्ले करना होता है, और इतनी मुज़ाहमत पैदा करनी होती है कि वो हुकूमती एजेंडा जो अवामी मफादात के बरक्स हो उस पर वो अपना किरदार अदा करती है। लेकिन हमने ये देखा है कि जो अपोजिशन जमातें हैं, ना तो वो इस बरस यकजा हो सकी, और अगर यकजा हुई तो फिर बाद में टूट फूट का शिकार हो गई। ना उनके पास जितने बड़े दावे थे हुकूमत को गिराने के लिए, हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करने के लिए, हुकूमत को चलता करने के लिए, इमरान खान के मुख्तलिफ जो कानून साजी हुई हुकूमत में उसकी रुकावट में पैदा करने के लिए, उसको ना होने का ऐलान करने के हवाले से वो सारा का सारा हमने देखा डिफ्यूज हुआ। तमाम तर दावों के बावजूद अपोजिशन कहीं भी हुकूमत के लिए कोई बड़ी मुश्किल पैदा करने में कामयाब ना हो सकी, बल्कि हुआ ये कि बाज़ औक़ात हमने देखा कि हुकूमत के अपोजिशन के अंदर से बहुत से लोग जो हैं वो हुकूमत के लिए एक सहूलतकार का रोल प्ले करते हुए नजर आए। आपने देखा कि पीडीएम में से पीपल्स पार्टी निकल गई, अवामी नेशनल पार्टी निकल गई, फिर मुस्लिम लीग नून के अंदर से जो बयानिया डेवलप किया था नवाज शरीफ ने और मरियम नवाज ने, उसके मुकाबले में अब अगर आप देखें जब 2021 खत्म हो रहा है, जाहिर ये लगता है कि नवाज शरीफ और मरियम का बयानिया पीछे रह गया है और शहबाज शरीफ का मफामत का बयानिया, एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर काम करने का बयानिया वो डोमिनेंट नजर आता है।
फिर हमने देखा कि इसी अपोजिशन ने कहा था कि हम किसी किस्म की पसे पर्दा कोई डील का हिस्सा नहीं बनेंगे और आप इस्टेब्लिशमेंट से कोई बातचीत नहीं करेंगे, कोई खुफिया मुलाकातें नहीं हुई। लेकिन आपने देखा कि इस वर्ष में पीपल्स पार्टी भी, फजलुर रहमान भी, नवाज शरीफ और मरियम साहिबा भी और साथ साथ शहबाज शरीफ भी पसे पर्दा डीलों के अंदर बातचीत करते हुए नजर आए, जो जाहिर करता है कि अपोजिशन खुद भी नाकाम हुई है और उसने लोगों को मायूस भी किया है। ठीक हो गया। यशवीन ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। यशवीन, थैंक यू वेरी मच। यशवीन, सबसे पहले जरा मैं और सलमान जो भी बात कर रहे हैं पॉलिटिकल क्राइसिस के ऊपर से हमने स्टार्ट किया है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर सलमान आबिद ने अपना तज्जिया दिया है। एक व्यू पॉइंट ये है, पीडीएम की भी हम लोग बात करते हैं। पीडीएम बनाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, उसके बाद पीडीएम से निकली कौन? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पंजाब के अंदर अगर हम बाई इलेक्शंस देखें तो उसके अंदर उन्होंने रिकवर किया है, मैं कहूंगा एक वो जो बिल्कुल एलिमिनेट हो गई थी उन चीजों से बेहतर होके उन्होंने रिकवर किया है। सो 2021 का अगर आप तज्जिया करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत, बिलावल भुट्टो की सियासत और आज दोबारा आसिफ अली जरदारी साहब की सियासत, कैसे आप देख रही हैं इसको? शुक्रिया मंसूर, थैंक यू सो मच। आज के इस इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में आपने मुझे लिया क्योंकि जाहिर है आप पूरे साल का जो है वो इसमें जायजा ले रहे हैं और अभी नून लीग के हवाले से जो सलमान साहब बात कर रहे थे, ऑफ कोर्स मेरा ख्याल है उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है जिससे इत्तेफाक ना किया जाए। पीपल्स पार्टी के बारे में जो आपने एनालिसिस दिया वो भी बिल्कुल ठीक है, स्पॉट ऑन है। और अगर पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स के बारे में बात किया जाए, जो उनका एक पैटर्न है, जिस तरीके से वो सियासत करते हैं, उनका जो तर्ज सियासत है, उसको अगर आप एनालाइज करें तो मेरा ख्याल है दैट्स टिपिकल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पॉलिटिक्स। मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में ये बात कह चुकी हूँ कि वो इसी तरीके से ऑपरेट करते हैं, अपने मफाद के साथ साथ सिचुएशन को डील करना किसको कहते हैं। मेरा ख्याल है ये गुर जो है पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों को जो है वो जरदारी साहब से सीखना चाहिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जहाँ तक बात है तो मेरा ख्याल है इट वाज अ मिक्स्ड ईयर फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आप ये भी नहीं कह सकते कि पॉलिटिकली बहुत अच्छा साल था उनके लिए। अच्छा इसलिए ज़रूर था कि उनको किसी बहुत ज़्यादा तगड़ी ऑपोजिशन का सामना नहीं करना पड़ा, वो आपस में ही लड़ते रहे। पीडीएम वाली सारा मामला अभी सलमान साहब भी एनालाइज कर रहे थे कि किस तरीके से वो बनी, उसके क्या गोल्स थे, उसके बाद क्या अचीव हुआ, हम सबके सामने है। वो सारा मामला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी ज़रूरत के मुताबिक हवा कर दिया, जो अभी आप बात कर रहे थे और मैं बात कर रही थी। तो आई थिंक पीटीआई के लिए ओवरऑल ये साल एक मिक्स्ड रहा। हाँ, ये मैं ज़रूर समझती हूँ कि पॉलिटिकल फ्रंट पे एक दो एम्बैरसमेंट्स ज़रूर उठानी पड़ी हैं इस साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। एक तो ये कि गिलानी साहब नशिस्त ले जाते हैं और सिटिंग वजीर खारजा जो है उनको घर जाना पड़ता है, वो नहीं वहाँ से नशिस्त निकाल पाते। तो हुकूमत के लिए ईवान के अंदर जब इस तरह की कोई सुबकी हो जाए तो एक मेरे ख्याल से एक एम्बैरसमेंट है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फेस करना पड़ी। उसके बाद अभी केपीके में रिसेंटली जो बल्दियाती इलेक्शंस हैं उसमें अगर आप मामला देखें तो आप ये नहीं कह सकते कि कोई क्लीन स्वीप वो वाइप आउट हो गया पीटीआई का, लेकिन ये है कि वो प्रेजेंस नहीं है जो गवर्नमेंट की होनी चाहिए थी और वो भी कंसेक्यूटिवली केपीके में जो रूल कर रही हो पार्टी। और जेयूआई जो है उससे ज़्यादा सीट्स ले जाए तो मैं समझती हूँ कि खासी एम्बैरसमेंट है। गवर्नमेंट इलेक्शन जो है उसमें भी कोई खास पोजीशन हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो नहीं अचीव कर सकी। अच्छा, फिर ज़िमनी इलेक्शंस की भी अगर पूरे साल में बात करें तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो कोई 10 से 12 ज़िमनी इंतखाबात हुए होंगे पूरे साल में, उसमें भी नशिस्त के अलावा, वो भी अगर इफ आई एम रॉन्ग तो मुझे करेक्ट कर दें, मेरा ख्याल है पीटीआई कोई भी और सीट जो है वो नहीं निकाल सकी है बाई इलेक्शंस के अंदर भी। तो पॉलिटिकली जब परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो कुछ मेजर 3-4 एम्बैरसमेंट्स मैं समझती हूँ कि हुई हैं पीटीआई को। बट अगेन ऑपोजिशन की वजह से और जो इस मुल्क का एक जनरल पॉलिटिकल कल्चर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो पीटीआई के लिए स्मूथ सेलिंग थी इस साल के अंदर, क्योंकि ऑपोजिशन जो है वो खुद आपस में अपने मामलात को उलझाती और सुलझाती रही। ठीक, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सलमान साहब, इसको मुझे थोड़ा सा एक और साइड पे लेकर जाने दें। आप लोग, आपका तज्जिया अपनी जगह, यशवीन ने जो कमेंट्स किए हैं वो भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता कि एक्चुअली में इशू ये है कि ऑपोजिशन इकट्ठा होना ही नहीं चाहती? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सूट करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये हुकूमत, उनको सूट करता है उस्मान बुज़दार, उनको सूट करता है ऐसे लैप्सेस जिनसे वो इस चीज़ का अपना बयानिया बनाने में काफ़ी हद तक कामयाब हो गए हैं कि जी ये हुकूमत ना अहल है, इस हुकूमत से डिलीवर नहीं हो रहा और इनकी वीक मैनेजमेंट की वजह से सारी चीज़ें सरफेस हो रही हैं। क्या कहेंगे इस? देखिए, पहली बात तो ये है कि तीनों बड़ी जमातें यानी पीपल्स पार्टी भी, PMLN भी और JUI ने, तीनों ने एक दूसरे का कंधा इस्तेमाल करके अपने अपने जाती मफादात की सियासत की है। यानी फजलुर रहमान भी अपनी स्पेस तलाश करने के लिए PMLN का और पीपल्स पार्टी का फोरम इस्तेमाल करते रहे और पीपल्स पार्टी ने एक हवा दिखा के PDM का
अपने मामलात को दुरुस्त करने की कोशिश की इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और इसी तरह से PMLN में शहबाज शरीफ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने बातचीत में मसरूफ रहे, और ख्याल यह था कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज जब दबाव डालेंगी उसके नतीजे में उनकी बात बन जाएगी। तो तीनों का जो एजेंडा था वो मुश्तरका नहीं था, एक बात। दूसरी बात देखिए, हुकूमत गिराना किसी का भी मकसद नहीं था, नहीं था। उसकी वजह यह है, पीपल्स पार्टी इसलिए हुकूमत नहीं गिराना चाहती थी कि अगर वफाकी हुकूमत गिरेगी मंसूर, तो फिर सूबाई हुकूमत भी तो जाएंगी ना। तो सूबाई हुकूमत में सिंध में तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, इसलिए वो क्यों चाहेगी कि वक्त से पहले उसकी हुकूमत खत्म हो जाए। एक बात, PMLN ये समझती थी कि अगर हमने हुकूमत गिरानी है तो वो उसी सूरत में गिराएंगे अगर इक्तिदार हमें मिलेगा, यानी अगर हमारे मुकाबले में इक्तिदार पीपल्स पार्टी के पास जाना है तो बेहतर है कि फिर हम इस वक्त अपोजिशन के अंदर बैठे और उस्मान बुज़दार और वजीर आज़म इमरान खान की हुकूमत को संभलने ना दें, और उनको इतना चैलेंज कर दें कि यह हुकूमत एक नाकाम तरीन हुकूमत बनकर सामने आए और अगले इंतखाबात में हमें रास्ता मिल जाए। फजलुर रहमान ये चाहते थे कि वो दोनों जमातों को इस्तेमाल करके एस्टैब्लिशमेंट पर दबाव बढ़ाएं कि KPK के अंदर जो उनकी खोई हुई नशिस्तें थी उनको दोबारा बहाल कर सके और इक्तदार की बंदर बांट में वो हिस्सा बन सके। इसीलिए आप देखिए, जब लॉन्ग मार्च की बात आती थी तो तीनों मुत्तफिक नहीं होते थे, जब अदम तमाद की बात आती थी तो कोई मुत्तफिक नहीं होता था, जब असेंबलियों से इस्तीफों की बात आती थी तो एक जमात इस्तीफे देने के लिए तैयार थी और एक नहीं थी। और जो कहा जा रहा था PDM की टूटने की वजह में कि PMLN इस्तीफे देना चाहती है, मैं उस वक्त भी कहता रहा कि PMLN भी इस्तीफे नहीं देगी, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब कभी नहीं चाहेंगे कि इस्तीफे की सियासत करें। फजलुर रहमान के पास तो था ही कुछ नहीं, तो वो खोने के लिए उनके पास, इसलिए आपने देखा कि वो टकराव पैदा हुआ। फिर पसे पर्दा पीपल्स पार्टी भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, PMLN भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने मामलात को तय करने की कोशिश करती रही। तो ये जो अपोजिशन जमातें थी, ये बिखरी हुई एक अपोजिशन थी और इसके पास कोई एजेंडा नहीं था। यानी आप देखिए ना, हुकूमत गिराओ एजेंडा क्या होता है? असल एजेंडा यह है कि आपके पास मुतबादल प्लान क्या है। जितने पॉलिटिकल क्राइसिस आए हैं इसमें इन्होंने कहा कि हम हुकूमत को कानून साजी नहीं करने देंगे, लेकिन फिर वो कानून साजी भी हुई। अच्छा, फिर इन्होंने कोशिश की कि जो इत्तेहादी जमातें हैं, MK में मुस्लिम लीग काफ को अलहदा किया जा सके, वो भी नहीं हो सका। अच्छा, फिर जो लबो लहजा इख्तियार किया खासतौर पर नवाज शरीफ साहब ने और मरियम ने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, वो भी बाय नहीं हो सका, उसको PMLN के अंदर से बड़ी पजीराई नहीं मिल सकी। तो अगर आप मजमूई तौर पर देखें तो मैं नहीं समझता कि हुकूमत गिराना किसी का मकसद था। मकसद यह था कि हुकूमत गिराने का एक बहुत बड़ा ढंडोरा पीटा जाए और उससे एस्टैब्लिशमेंट पे दबाव डाला जाए। उनको पता था इमरान खान से कुछ नहीं मिलना, जो मिलना है एस्टैब्लिशमेंट से मिलना है, उस पर दबाव डालने की कोशिश की जाती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट किया है। और नाज़रीन, अगर मैं बात करूं, जिस तरह भी सलमान आबिद साहब भी कह रहे हैं कि जी स्टाफ से मिलना है, तो अगर मैं सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप की बात करूं तो पाकिस्तान में जमहूरियत के तसलसल के बावजूद सिविल मिलिट्री ताल्लुकात अक्सर अदम एतमाद, अदम तवाज़न और तनाव का शिकार रहते नजर आए हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में सब ठीक है, ताहम गुज़िश्ता कुछ अरसे में रोनमा होने वाले अहम वाक़यात और इनके नतीजे में तब्दील होने वाले ज़मीनी हक़ाइक़ इक़्तिदार के ऐवानों में बुलंदो बांग दावों की नफ़ी करते दिखाई दिए हैं। दौरे हाजिर में अवामी नुमाइंदे, फ़ौज, ब्यूरोक्रेसी, अदलिया और मीडिया एक रियासत के बुनियादी अनासर शुमार होते हैं। जिन मुल्कों में इन अनासर के माबैन हमआहंगी और इश्तराक हो, वो माशी, सियासी, माशरती और अस्करी तौर पर मजबूत होते हैं। जिन ममालिक में इन इदारों के दरमियान हमआहंगी मफकूद हो, वो मुआशी, सियासी और माशरती तौर पर तरक्की नहीं कर पाते। हमारा कौमी अलमिया यह है कि क़याम पाकिस्तान के बाद से लेकर अब तक रियासत के अनासर में हमआहंगी जन्म नहीं ले सकी। इस खराबी की बुनियादी वजह यह है कि इतना अरसा गुजरने के बावजूद सिविल मिलिट्री ताल्लुकात को बरतने के अहम असूल आज तक वाज़ह नहीं हो सके। ऐसा क्यों है? क्या मुमलिकत के ज़वाल पजीरी और सियासी अदम इस्तेहकाम का एक बड़ा सबब इन ताल्लुकात में किसी किस्म का कोई अदम तवाज़ुन है? इस पर बात करेंगे एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल मुझे इस वक्त ज्वाइन किया लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद साहब ने। जल साहब, थैंक यू वेरी मच सर, आपके टाइम देने का बहुत शुक्रिया सर। अगर 2021 को हम एनालिसिस करें इन विद सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप, कैसे आप देखते हैं, कैसा रहा ये साल अगर इस टेंजेंट पे देखें? बिकॉज मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज किसी भी जमहूरी हुकूमत के लिए यह समझी जाती है कि सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप कैसे हैं। जी बहुत शुक्रिया, मैं इस पर जरूर बात करता हूं, लेकिन मैं एक काउंटर सवाल छोड़ता जाऊं आपके लिए। वो ये है कि अगर ये मान लिया जाए कि सिविल मिलिट्री रिलेशंस में कुछ तनाव है और किसी भी सतह पर, तो फिर मुझे ये पूछने का हक दीजिए कि क्या जो बाकी इदारे हैं
जैसे आपकी जुडिशरी है या नैब है या इलेक्शन कमीशन है, जो कि सिविल अदारे हैं, तो क्या सिविल टू सिविल हिसाब किताब ठीक है आपके ख्याल में? और जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज का आपस में ताल्लुक होना चाहिए, क्या वो ठीक है? तो मेरे भाई, मसला सिर्फ सिविल मिलिट्री रिलेशंस का नहीं है, मसला सिविल टू सिविल रिलेशंस का भी है। वो तमाम अदारे, जब आप अदारों की बात करते हैं, जितने मैंने नाम लिए, ये सब अदारे हैं और सब ने एक दूसरे का गिरेबान पकड़ा हुआ है। ठीक है। और ये बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने खुद बता दिया कि जहां पर अदारों में हम आहंगी होती है वहां पर मुल्क तरक्की करते हैं, और जब अदारों में इस किस्म का इंतशार हो तो वहां पर मुल्क तरक्की नहीं करते। देखिए, मैं एक दो बुनियादी बातें बता दूं। पहली बात तो ये है, और अगर किसी को इतराज हो जरूर उस पर, आपको भी हो जरूर उस पर बात करें। जितनी इस वक्त सियासत में बड़े बड़े लोग हैं, सब के सब एस्टेब्लिशमेंट ही के लगाए हुए पौधे हैं, या कोई हाथ खड़ा करके कह दे कि जी नहीं मैं तो उनमें नहीं हूं। ठीक है, इनके बानियों को देख लें, ठीक है, ये पार्टियां बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, इनके अपने वो हैं एजेंडे हैं, अपना सब कुछ है, और बाद में जब दरख्त बन जाते हैं ये पौधे तो अपने माली के ऊपर जो है ना फिर तरह तरह की बातें करने लग जाते हैं। तो वो एक अलग बात है। लेकिन बुनियादी बात यह है कि मुझे इस वक्त कोई भी ऐसी पार्टी नजर नहीं आ रही, जब ये आपस में गुफ्तगू करते हैं, जब ये आपस में डिबेट करते हैं, कि अवाम की बात कर रहे हो, अवाम के किसी फायदे की बात। ऐसे लगता है कि जैसे जो सुप्रीम इंटरेस्ट है जी हर पार्टी का, वो इक्तदार में आना या इक्तदार में रहना। ठीक, उसके लिए चाहे एस्टेब्लिशमेंट का सहारा लेना पड़े या ना लेना पड़े, वो एक बिल्कुल अलग बात है। तो जहां तक ये बात है, जब तक हमें ये नजर ना आए कि ऐसा निज़ाम तरतीब ना दिया जाए जिसमें कोई अवाम की बात हो, अवाम के वेलफेयर की बात, वो क्या होता है उसमें इंसाफ सबसे बड़ी बात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो नाम भी यही है। तो मुझे कोई बताए ना कि इंसाफ फराहम करने के सिलसिले में पीपल्स पार्टी ने, PMLN ने, PTI ने, JUI ने कौन से तीर मारे हैं? यही हुआ है ना कि बजाय इसके कि ये जजेस जो हैं ये नॉर्मल काडर से आते, ये 99% लेटरल एंट्री शुरू हो गई है। यही हुआ है ना कि बजाय इसके कि अच्छे सियासतदानों को आप सौंपते, जिम्मेदारियां आपने अपने बच्चों को सौंपनी शुरू कर दी हैं। और बल्कि अच्छी खासी जो ऐसी जमात JUI जो कि इस्लाम का नाम लेती है, वहां देख लें कि उन्होंने अपने भाई और बच्चों को आगे कर दिए। तो मेरे भाई, जब तक ये बुनियादी मसाइल खत्म नहीं होते उस वक्त तक किसी एक के ऊपर उंगली नहीं उठाई जा सकती। मैं हमेशा ये कहता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट की गलतियां हैं, मैं मानता हूं, लेकिन अगर ये मौरूसियत अपनी जगह है, ये लिटरल एंट्रीज अपनी जगह है, मीडिया कहता है हमें कोई ना पूछे, हम जो मर्जी करें और सारी बंदूकें आप कर दें एस्टेब्लिशमेंट की तरफ, तो ये तो फिर आपकी जो ना जल साहब, लेट मी टेक योर पॉइंट। जो आप इस वक्त बात कह रहे हैं और जो मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बाकी भी इदारों को करना चाहिए, और क्या सारे एक पेज के ऊपर हैं? तो अपेरेंटली हम देखते हैं एक पेज के ऊपर नहीं है, और हुकूमत कईयों से खुश है, कईयों से बिल्कुल नहीं खुश, कईयों के बारे में खुद स्पोक्स पर्सन बनी हुई है कि जी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन सर, अगर मैं एक सिस्टम, मेरा इस वक्त मकसद एक पॉलिटिकल पार्टी को फोकस करना नहीं है, अगर हम पूरे मुल्क की बात करें जिसमें 22 करोड़ आवाम रहती है, वो इस सिस्टम से खुश नहीं है। चाहे आप उसका पुलिस का कल्चर देख लें, आप अदलिया देख लें, आप एस्टैब्लिशमेंट का रोल देख लें, इवन आप जमहूरियत देख लें, जिस तरह की जमहूरियत कल हम लोगों ने देखी पार्लियामेंट के अंदर। सर, इसका फिर हल क्या निकालें? हम लोग बहस करते रहेंगे और 2022 भी इसी तरह चलेगा जी? देखिए जी, मेन मसला तो सियासी है ना, तो हल तो सियासतदानों को निकालना चाहिए, या सियासत के अंदर ऐसे लोगों को कदम रखना चाहिए जो इसके हल के मतलब, क्योंकि किताबें भरी हुई हैं, हल तो हर चीज का मौजूद है, तरह तरह के निज़ाम पूरे दुनिया में चल रहे हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसे निज़ाम के ऊपर मुसर रहें जो कि डिलीवर नहीं कर रहा, और मैं ये बात नहीं कर रहा कि जमहूरियत नहीं होनी चाहिए, ये बात भी नहीं कर रहा कि पार्लियामेंट्री जमहूरियत नहीं होनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ पार्लियामेंट्री जमहूरियत ही के जो रूह है उसको वापस लेकर आए, पॉलिटिकल पार्टीज में, अदलिया में, मीडिया में और एस्टेब्लिशमेंट में। ये सब के सब जब आएंगे तो ये सब ठीक हो सकता है, ये मुल्क बहुत अच्छा चल सकता है। लेकिन इसके लिए आपको कोई बड़ी तब्दीलियां लानी पड़ेंगी। अगर आप समझते हैं कि ये इंतखाबात कराते रहने से, और इस तरीके के इंतखाबात जहां पर कभी किसी एक के ऊपर एक लग जाता है इल्जाम, दूसरे के ऊपर कोई स्टफ कर देता है, कोई अपनी मर्जी के आइडेंटिटी कार्ड जमा कर लेता है, कोई देगे खिला खिला के वोट ले लेता है,
अरे भाई ऐसे तो मुल्क नहीं चल सकते। सर लास्ट मुझे जरा बताइएगा, लास्ट कमेंट दीजिएगा सर, ये जो एक बयानिया है कि सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप बहुत बुरे हैं, और ये डिफाइन करने लग गया है जमहूरियत को, क्या कहेंगे इसके ऊपर? जी देखें, बात यह है कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बेजा इंटरफेरेंस होगी, मैं बेजा का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, ओके, बेजा इंटरफेरेंस होगी तो ये निजाम को तलपट करेगी, खराब करेगी। लेकिन अगर उनके जायज ऑब्जर्वेशंस को एडजस्ट करना, वो उसको इंटरफेरेंस नहीं कहते, एक बात। दूसरी बात ये कि जब आपके मुताहिद कोई इदारे हों तो ये कहना कि हमारे उनके साथ ताल्लुकात अच्छे हैं या बुरे हैं आपकी कमजोरी को साबित करता है। बिल्कुल, इसका मतलब ये कि आप में इतना दमखम नहीं है कि आप, ये कोई कहने की बात है कि जी फॉर एग्जांपल आप फौज को तो कहते हैं कि जी ये हम एक पेज पर हैं, ये बात आप ब्यूरोक्रेसी के मुतालिक नहीं करते, ये पुलिस के मुतालिक नहीं करते, ये जुडिशरी के मुतालिक नहीं करते। भाई ये इदारे कोई ऐसे जो ऊपर एपेक्स है वो तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, बिल्कुल ठीक और है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान है। स्टेट ऑफ पाकिस्तान को ये कहने की जरूरत क्यों पेश आती है कि फलाना मेरे साथ और फलाना मेरे साथ नहीं? ये सब इकट्ठे होकर चलना चाहिए इनको, बिल्कुल, और कोई तरीका है ही नहीं। बिल्कुल ठीक है। जनरल नईम साहब, सर थैंक यू वेरी मच, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। वे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से जिस वक्त वापस आते हैं तो इसको कंटिन्यू करेंगे। अलॉन्ग विद इट सिक्योर हम लोग कवर पर किया एक इकोनॉमिक चैलेंज है पाकिस्तान का, वो क्या है, कल जो मैंने बजट पेश हुआ है वो उसमें क्या हुआ है, और इस पर पोलिटिकल पार्टीज क्या कहती हैं। एक तो वो व्यू पॉइंट है जो कल हमने देखा, जिस तरह का माहौल देखा, लेकिन इस सारे सिनेरियो में लीडरशिप कहां थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, लीडरशिप कहां थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, इस पे बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, कल मिनी बजट पेश हुआ जिसके बाद महंगाई तो खैर वो तो फ़र्ज़ थी होना और वो हुई, और उसके बाद मुझे मंतक नहीं समझ आई फाइनेंस मिनिस्टर साहब की। वो कहते हैं कि आम आदमी की ज़िंदगी पर उसका असर नहीं डलेगा। अभी जिस वक्त हम बात कर रहे हैं दूध की प्राइसेस भी बढ़ गई हुई हैं, सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, लेकिन आम आदमी की ज़िंदगी पे इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके लिए मैंने इस वक्त रिक्वेस्ट की है डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलेरी को। आप वेरी वेल रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं, प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर भी हैं। आप बहुत शुक्रिया आबिद साहब आपके टाइम देने का। आबिद साहब, दो तीन चीज़ें, कल फाइनेंस मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि IMF कहता है कि स्टेट बैंक को ऑटोनमस करो क्योंकि वो रुपये प्रिंट करने की मशीन बन चुका हुआ है, गवर्नमेंट को बोरो नहीं कर रही पिछले 2.5 साल से स्टेट बैंक के साथ, एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल होना चाहिए, और SPP जो अथॉरिटी है उसको एक बोर्ड मैनेज करेगा और बोर्ड को अपॉइंट करेंगे पार्लियामेंट के अंदर से, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करेगी और प्रेसिडेंट। सर ये बात ठीक कही है उन्होंने जो उन्होंने बताया है जी कल? जी देखिए, इस वक्त इस पे तो अब कोई बहस नहीं है कि रेगुलेटर्स जो हैं उनको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ये पूरी दुनिया में एक बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है कि आपके जो रेगुलेटर्स हैं उनको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और ये सिर्फ इंडिपेंडेंट जो उनकी फंक्शनल इंडिपेंडेंस है, वो जो 2-3 उनके मैंडेट है जिसमें कि इंटरेस्ट रेट जो है उसको कायम रखना, जिसमें मनी सप्लाई जो है उसको कायम रखना, और बैंकों को रेगुलेट करना, कमर्शियल बैंक्स को। ये 3 फंक्शन है स्टेट बैंक के, और इन 3 फंक्शन में उनको इंडिपेंडेंस पूरी दुनिया में दी जाती है, और पाकिस्तान में ये चीज जो है वो की जा रही है। और अगर आप इसको ऐसा नहीं करते तो फिर आपके पास टर्की की मिसाल सामने है। टर्की में देखते हैं कि वहाँ के प्रेसिडेंट की इंसिस्टेंस पे टर्की का जो रिजर्व बैंक है वो अपना इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा रहा, और आपने देखा कि उनकी करेंसी की क्या हालत होगी। जो 8 लीरा पर डॉलर था अब वो 15 लीरा पर डॉलर पे पहुंच चुका है, और वहाँ पे अभी भी जो है इन्फ्लेशन या किसात बाजारी वो रुकने का नाम नहीं ले। अच्छा। तो आप स्टेट बैंक को इंडिपेंडेंस देना, और ये एक अहसन इकदाम है। ओके सुलेरी साहब, दो चीजें, गवर्नमेंट ने पैसा नहीं लिया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से पिछले 2.5 साल से, लेकिन गवर्नमेंट कमर्शियल बैंक से ले रही है। सो कान इधर की बजाय अगर घुमा के पकड़ा जा रहा है तो ये ठीक चीज है, ये प्रैक्टिस ठीक है, ऐसे होता है जी? देखिए, कमर्शियल बैंक से जब वो टी बिल्स या ऑप्शंस के जरिए जब गवर्नमेंट अपने पैसे लेती है तो गवर्नमेंट को पता है कि वो उस पर उसको मार्कअप भी अदा करना है, उसकी अदायगियां भी करनी है। स्टेट बैंक के जरिए जब पैसा लिया जाता है तो आप बुनियादी तौर पे नए नोट प्रिंट कर रहे होते हैं, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ रही होती है। अगर आप कमर्शियल बैंक से पैसे ले रहे हैं तो जाहिर है कोई नए नोट तो प्रिंट नहीं हो रहे ना, जो कुछ बैंक के पास है रिजर्व उसी में से बैंक आपको लेंड करेगा ना। जो लोगों की सेविंग्स हैं जो बैंक के पास है उसमें से आपको लेंड कर रहा होगा, या आपके वो टी बिल्स आपसे बाय कर रहा होगा। लेकिन अगर आप स्टेट बैंक से बारो करना शुरू कर दे तो स्टेट बैंक फिर नोट छापना शुरू कर देगी हुकूमतों के कहने पे,
ठीक हो गया। अच्छा सुलेरी साहब, एक और चीज, ये जो अब एक कहा जा रहा है कि जी जितने भी डिफेंस रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फॉर इंस्टेंस हमारी स्टैब्लिश फौज के हैं एंड ऑल दैट, ये अकाउंट्स कमर्शियल बैंक्स के अंदर खुले हुए हैं, उनकी प्लेसमेंट ऑफ फंड्स कमर्शियल बैंक्स के साथ है। अब वो बाइंडिंग होगी कि वो स्टेट बैंक के अंदर ही अपने अकाउंट्स खोलेंगे। स्टेट बैंक में खोलने का शायद इशू इतना नहीं है जितना ये है कि द सेकंड पर्सन इन IMF शी इज एन इंडियन, और वो इन चीजों को अब मॉनिटर करेंगे वाया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। क्या कहेंगे जी? नहीं, ऐसा पूरी दुनिया में कहीं नहीं है कि IMF आपके बैंक अकाउंट्स को मॉनिटर कर रहा हो। सिर्फ इस वक्त जो बात है वो ये है कि सिंगल ट्रेजरी अकाउंट जो है वो खोलने की बात हुई है, कि बजाय इसके कि जो ट्रेजरी के डिफरेंट अकाउंट्स हो। इस वक्त होता क्या है, होता यह है कि मैं एक हुकूमत का महकमा हूँ और मेरे पास फॉर एग्जांपल फूड डिपार्टमेंट हो, मैंने गंदम खरीदनी है और मैं बैंक से लोन लेके बड़ा महंगा मैं वो गंदम खरीद रहा हूँ, या मैं PSO हूँ, मैंने ऑयल के पैसे देने हैं, मैं बैंक से लोन ले रहा हूँ क्योंकि उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं है। और एक और हुकूमत का डिपार्टमेंट है जिसके पास पैसे खर्च करने की सलाहियत नहीं है और वहां वो पैसे आइडल पड़े हैं, लैप्स हो रहे हैं फंड्स। तो इन सब को करेक्ट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिवली जो एक बेस्ट प्रैक्टिस है वो ये है कि आपका सिंगल ट्रेजरी अकाउंट होता है, एक ही अकाउंट होता है जिसमें सारे ट्रेजरी के पैसे रखे जाते हैं, और उसमें से ताकि अगर किसी डिपार्टमेंट के पास डेफिसिट है तो वो वहां से ले ले, अगर किसी के पास सरप्लस है तो वहां पे हो, ताकि कोई और डिपार्टमेंट यूज कर सके और उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आसान हो सके। तो ये एक सिंगल ट्रेजरी अकाउंट खोला जा रहा है और इसको कतई तौर पे IMF आके आपके साथ बैंक अकाउंट्स की ये तो प्राइवेसी है ना, ये तो अदालतें जो है वो मॉनिटर नहीं करती क्योंकि कस्टमर की प्राइवेसी होती है। अच्छा, तो प्राइवेसी इतनी होती है कि IMF आके उसको देखे कि जी कितने पैसे पड़े। ठीक है, लास्ट मुझे बताइएगा, ये जो SBP की एक ये सारी रिपोर्टिंग और चीजें जो अब IMF होगी और बिल्कुल हुकूमत पाकिस्तान उसको बिल्कुल करेगी, मेंबर्स बोर्ड करेंगे, लेकिन कितनी आप समझते हैं इससे ऑटोनॉमी मिलेगी स्टेट बैंक को और कितनी इफेक्टिवनेस रहेगी टुवर्ड्स पाकिस्तान वंस वी टॉक अबाउट द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान? जी देखिए, एक अच्छा रेगुलेटर जो होता है उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, उसको जिन अदारों को उसने रेगुलेट करना है उनके दबाव में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तो एक बेस्ट प्रैक्टिस पूरी दुनिया में मानी जाती है। अब अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है जब वो अपने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को रिपोर्ट कर रहा होगा और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो है वो पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट लगा रहे होंगे, तो जाहिर है कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में वही लोग बैठेंगे जिन पे पार्लियामेंट को एतमाद है, जिसपे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को एतमाद है। और स्टेट बैंक उनको रिपोर्ट कर रहा है और उनके जरिए जाहिर है पार्लियामेंट पे भी उनकी रिपोर्ट जो है वो आ रही है। तो ये सिंपल ये है कि उनकी जो ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस है उसको इंश्योर किया जा रहा है। कि आपको ये भी याद होगा कि माजी में ये होता था कि गवर्नर स्टेट बैंक की जगह फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो इंटरेस्ट रेट अनाउंस किया करते थे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बिल्कुल ठीक। ये तो यानी जो हुकूमत है, हुकूमत का काम, उसने एक रेगुलेटर रखा है जिसने बताना है कि जी आपकी मनी सप्लाई इस वक्त इतनी होनी चाहिए, जिसने ये बताना है। स्टेट बैंक को एक इन्फ्लेशन का टारगेट दे दिया जाएगा, जब आप उसको इंडिपेंडेंट करते हैं तो उसको आप जिम्मेदारी भी देते हैं। वो जिम्मेदारी ये होगी कि आपने उसको इन्फ्लेशन का टारगेट दे दिया। अब ये स्टेट बैंक ने जो भी आपने उसको टारगेट दिया 9%, 10%, 8%, वो उसको हिट करेगा। ठीक है, उसके अंदर रखना है। ठीक, बिल्कुल ठीक। उसके लिए उसको अगर इंटरेस्ट रेट में ऊपर नीचे करना है तो वो हुकूमत से डिक्टेशन नहीं लेगा, इंडिपेंडेंटली करेगा। बिल्कुल ठीक है। आबिद क्यूम सुलेरी साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम देने का, आई एम वेरी ग्रेटफुल। व्यूअर्स, जरा पॉलिटिकल सिनेरियो पे बात करते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या देख रही है, क्या सोच रही है, किस कैसा गुजरा कल जो मिनी बजट पेश हुआ, इसके अंदर उनकी प्रेजेंस क्या थी। मुझे ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कमरजमान कायरा साहब। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का जी, वेरी ग्रेटफुल। कायरा साहब, सबसे पहले फरमाइएगा सर, कल मिनी बजट पेश हुआ और उसके अंदर जो सबसे बड़ा एक एतराज था कि जी हम बिल नहीं पास होने देंगे, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से था और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से। कल हमने देखा बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेजेंस नहीं थी, कल हमने देखा आसिफ अली जरदारी साहब की प्रेजेंस नहीं थी। सर, तो फिर कैसे इस चीज को आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी मैनेज कर लेंगे और हम बिल नहीं पास होने देंगे? जी डिबेट होनी थी, कल बजट बिल प्रेजेंट होना था और कल एजेंडा उन्होंने अपना करना था। उसके बाद अब अपोजिशन की तरफ से एक एहतजाज हो सकता है
ये तीनों अहबाब जिनका आपने जिक्र किया, अगर ये असेंबली के अंदर मौजूद भी हो तो हुकूमत की तादाद अगर उनके साथ है और उनके इत्तेहादी उनके साथ खड़े कर दिए गए हैं तो फिर ये तादाद अपनी जगह उनका गवर्नमेंट का रास्ता नहीं रोक सकती, क्योंकि तादाद तो गवर्नमेंट के पास है, तभी वो मेजॉरिटी में है तो गवर्नमेंट में है ना। अगर मेजॉरिटी ना हो तो गवर्नमेंट ही ना हो। तो ये इस चीज को देखने का एंगल कि अपोजिशन क्या कर सकती थी और रोक सकती थी और नहीं रोका, ये एक बड़ा अजीब है। अब मीडिया का बड़ा कमाल है, एक तरफ अगर अपोजिशन वहां पर नहीं और वहां पे वो अपनी अपनी सीटों पे खड़े होकर तो कहा जाता है कि कोई मौसर इलाज नहीं किया, वहां पे जोर ज्यादा कर तो फिर मीडिया मंडी बना दी। एक फिजा है, इसके अंदर वर्क करना पड़ता, यही हमने कर सकते हैं, यही हमें करना चाहिए। अच्छा ठीक है, लेकिन एक और चीज कायरा साहब जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग कहते हैं कि पीडीएम आप लोगों ने बनाई थी, आप लोग पीडीएम से चले गए, अब कहा जाता है कि जी जॉइंट ऑपोजिशन एक रोल अदा करेगी पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन अपेरेंटली लग ऐसा रहा है कि ये आफ्टर कल ये जो मिनी बजट पेश हुआ है, ऑपोजिशन को ये सूट करता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी ये सूट कर रहा है कि हुकूमत कमजोर विकेट पे आ रही है, उनका वोट बैंक टूट रहा है, बाय इलेक्शंस के अंदर आप लोगों का रिवाइवल हुआ है, इसको आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं जी? माफ कीजिएगा, मुझे आपके इस आर्गुमेंट से बड़ा हमने पीडीएम छोड़ दी, हमें पीडीएम छोड़ने पे मजबूर किया गया, ऐसा काम किया जो उनका इख्तियार किया गया। इंसल्ट कर सकते, कहना कि या एएनपी ने छोड़ा बात, हमें मजबूर कर दिया गया कि हम उस फोरम को छोड़े। जब बड़ी आई थी जलसे हमारी बात मानना हुआ, हुकूमत का हमने कहा कि बात लड़े, ये मानी, हालत खराब हो गई। किसने दोस्त कहते थे सेनेट का, हमने सेनेट का इलेक्शन उसका रिजल्ट हुआ, हुकूमत की चूल्हे वज़ीर आज़म को उसके चलती क्यों पार्टी को फोन कर दिया, हमारे नुकसान हुआ, अपोजिशन ज्यादा करती थी, लेकिन उसके बावजूद असेंबली के अंदर ऐसे करते हैं कि बाहर के अंदर ना हो, बड़ा मुस्लिम लीग वो ठीक। अच्छा कायरा साहब, एक और चीज मुझे जरा बताइएगा, इसको थोड़ा सा अगर डिटेल में जाएं। अब 2021 गुजर गया, 2022 शुरू होने को है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना रिवाइवल कैसे देख रही है? क्योंकि पंजाब के अंदर वोट बैंक गेन हुआ है काफी इन बाय इलेक्शंस के अंदर, इस पे स्ट्रैटेजी क्या है? और अब हमने देखा है आसिफ अली जरदारी साहब की जो स्टेटमेंट है कि मैं अब इस्लामाबाद और लाहौर में जाकर डेरे डालूंगा, सर तो इससे क्या अखज करे कि बिलावल अब पीछे होके करेंगे, लीड किस तरह होगा, इसको भी जरा थोड़ा बता देंगे तो बेहतर होगा जी। बिलावल साहब भी जी वही मौजूद है, कोई तस्वर नहीं कटेंगे जी, आगे आएंगे हो रहा है। एक बात बड़ी जरूरी कि जब नहीं आ गया तो फौरी तौर पे तो हमें ये अंदाजा कि ये हुकूमत अल्टीमेटली अपने, लेकिन जब तक फेल ना होती, लोगों के सामने एक्सपोज ना होती तो लोग दूर नहीं होते। लोगों ने देख लिया, अब खान साहब जो वादे कर गए उनमें तो अपना ज़हन बदलने का है, और पार्टी ने उसी वक्त आपको लेके ये टाइमिंग कर रहा होता है
करते रहे, ऑर्गेनाइजेशन को आते रहे, अब हमने फील्ड पे काम। बिल्कुल ठीक है। कमरजमान कायरा साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम देने का, आई एम वेरी ग्रेटफुल। आगे यशवीर ने एक डिस्कशन सुनी है, आपने बिल्कुल सुना जो इकोनॉमी की सूरत हाल है, जनरल साहब का भी व्यू पॉइंट सुना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, कमरजमान कायरा साहब के थोड़े सिग्नल का इशू ज़रूर आता रहा है। ओवरऑल आप इसका अगर एनालिसिस करें, ऑल दो मैं डिटेल में अब नेक्स्ट आवर में भी इस पर हम बात करते रहेंगे, लेकिन ओवरऑल आप क्या देख रही हैं, पॉलिटिकल एनालिसिस क्या है आपका इस चीज़ को लेकर, कीपिंग इन माइंड सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप एंड द सिचुएशन ऑफ इकोनॉमी? आपके तो 2-3 मेहमान जो थे, डॉक्टर सिलेरी ऑफ कोर्स वो ही इज एन एक्सपर्ट एट हिज फील्ड, और उनकी तो बहुत सारी ऑफ कोर्स इत्तेफाक भी है, क्योंकि वो ज़ाहिर है लॉजिक पर और उसके ऊपर बात करते हैं और जो फैक्ट्स और फिगर्स हैं उनको सामने रख के। लेकिन बाकी 2 मेहमान जो हैं वो तो वही बात है कि उनकी सादगी पर किस तरह से कमेंट किया जाए, फिलहाल समझने से कासिर हूँ। दोनों बहुत सीनियर है, दोनों का बहुत एहतराम, बहुत इज्जत है। जनरल साहब ने भी जिस खूबसूरती से ये कह डाला कि जी सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप्स का जो मामला है, क्या वो खाली अकेला इशू है, बाकी इदारों के बारे में बात क्यों नहीं की जाती? तो मैं उस वक्त भी कहना चाहती थी, वही बात है, वो सीनियर है, मोहतरम है, मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहती थी कि 2 wrongs don't make a right मंसूर। अगर किसी एक इदारे के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं है या कोई मामला है या उस पर डिबेट होती है, और उस पर डिबेट कॉन्स्टेंटली क्यों होती है, मेरा ख्याल है आपको ये जरा जनरल साहब से पूछ लेना चाहिए था कि उसका एक बहुत तवील बैकग्राउंड है, उस पहले दिन से उस चीज का बैकग्राउंड है जिस दिन से इस मुल्क का कयाम हुआ था। तो इसलिए वी आर फोर्स्ड कि हमें बार बार बाकी सब चीजों को एक तरफ रखकर उस पर बात करनी पड़ती है। जिन इलेक्टेड नुमाइंदगान की वो बात कर रहे थे कि वो आगे बढ़े, वो काम करें, वो बाकी इदारों को स्ट्रीमलाइन करें, इस बात में तो कोई दो राय है ही नहीं है कि इंसाफ के निजाम को ठीक करने की जरूरत है, ब्यूरोक्रेसी को ठीक करने की जरूरत है, दीगर इदारों पर काम, पुलिस को ठीक करने की, जो भी वो नाम ले रहे थे सब अपनी जगह पर दुरुस्त है। लेकिन इस मुल्क में जो नुमाइंदगान हैं, अवामी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको आने से पहले भी, आने के बाद भी, इक़्तिदार में रहते वक्त भी, इक़्तिदार में जाते वक्त भी, अगर ये फिक्र रहती हो कि हमने किसी का मंजूर नजर रहना है तो हम इस मुल्क में एक्टिव पॉलिटिक्स कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल है हर इंसान जो है वो पहले अपने मफाद के बारे में सोचता है, उसके बाद फिर किसी और बारे में सोचता है। आप जरूर ब्लेम करें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को कि उनको आवाम की फिक्र नहीं है, वो इदारों पर काम नहीं करते, ये सारी शिकायत में आप हम लोग रूटीन में करते हैं अपने प्लेटफॉर्म से। लेकिन ये कह देना कि सिविल मिलिट्री के ऊपर क्यों खाली फोकस किया जा रहा है और बाकी चीजों के ऊपर क्यों तवज्जो नहीं दी जा रही, मेरा ख्याल है उसका इतना बड़ा बैकग्राउंड है, इतनी तवील हिस्ट्री है कि ये तो सवाल भी हमें नहीं करना चाहिए। सिविल मिलिट्री के ऊपर क्वेश्चन क्यों होता है? अच्छा, फिर उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग लफ्ज इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कि अगर इदारे के कोई जायज ऑब्जेक्टिव्स हों और इदारा उसके बारे में बात करना चाहता हो तो फिर उसके ऊपर डिबेट नहीं होनी चाहिए। अब जायज ऑब्जेक्टिव को कौन डिफाइन करेगा? कहां पर ये लाइन ड्रॉ करेंगे हम कि वहां पर तक जायज ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है, वहां तक इंटरफेरेंस नहीं हो रही डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर, और उसके बाद से इंटरफेरेंस का आगाज होता है, क्योंकि जो बात मेरे लिए ठीक है वो आपके लिए गलत हो सकती है। ये सब बिल्कुल ऐसे ही हम लोग इस चीज के किस तरह से ऑब्जेक्टिविटी को इंश्योर करेंगे? सब कुछ सब्जेक्टिव है ना, कोई चीज जो मुझे पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, ठीक लग रही है, आपको ठीक नहीं लगेगी। अच्छा, जो कायरा साहब की बात है, मेरा ख्याल है आपको ब्रेक पे जाना है, उस पर वापस आके बात कर लेते हैं, अगर आप सलमान साहब से भी कमेंट लेना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी सादगी की आज बहुत इंतहा किया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है। व्यूअर्स, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और जिस वक्त हम ब्रेक से वापस आते हैं तो इस डिबेट को हम रखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये सारा कुछ तो एक बयानिया है शायद जो पॉलिटिकल पार्टीज बना रही हैं एंड ऑल दैट, लेकिन क्या इस बयानिए से पाकिस्तान को कोई फ़ायदा होगा? इसकी 22 करोड़ अवाम को कोई फ़ायदा होगा, या इस बयानिया का फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ उन चंद लोगों को होगा जो हमेशा इक़्तिदार के ऐवानों में रहते हैं? इस पर बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, अगर मैं सियासत की बात करूं और अपोजिशन की बात करूं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बयानिया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत बहुत अहमियत की हामिल है। ये नहीं हो सकता कि अपोजिशन को हटा दिया जाए, मुस्लिम लीग नून की जो प्रेजेंस है उसको ख़त्म किया जाए। कोशिश जिस तरह की भी हो, हालात उनके जो भी हों, बयानिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज़ शरीफ का है। ये जो एक डिवीज़न है ये क्या है? 2021 में जो हमने देखा कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट ये है कि जी क्राउड पुलर मरियम नवाज़ हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो सीरियस सीनियर रहनुमा हैं वो उनका ये ख्याल है कि जी शहबाज शरीफ
को अब लीड करना चाहिए चीज़ों को अगर नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ रहे? इस पर बात करेंगे अपने इस सेगमेंट के अंदर। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ज्वाइन किया है शाहिद खान अब्बासी ने, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान। भाई साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। सर मुझे सबसे पहले बताइएगा 2021 पाकिस्तान की सियासत और मुस्लिम लीग नून, कैसे इसका तज्जिया आप करेंगे जी? तज्जिए हर आदमी अपने सोच से करता है, लेकिन मैं हमेशा तज्जिया करता हूं कि क्या मुल्क के हालात बेहतर हुए या खराब हुए। तो हर हवाले से पिछले जो इससे पहले 2 साल थे, 2020, 2021 में भी वही तसलसल है कि मुल्क के हालात खराब ही हुए हैं, बेहतरी उसके अंदर कोई नहीं आई। इस हवाले से ये साल भी हमारे लिए एक मुश्किलात का साल रहा है और इसके अंदर कोई बेहतरी की तवक्को भी नजर नहीं आती। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, कल हमने देखा कि मिनी बजट पेश हुआ और उसके अंदर शहबाज शरीफ साहब जो सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, अर्लियर वो कहते थे कि हम इसको पास नहीं होने देंगे, हम चाहे जो मर्जी हो जाए, हम इत्तेहादियों से भी बात करेंगे। लेकिन कल हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब भी नहीं थे और पीपल्स पार्टी की तरफ से अभी कायरा साहब भी यही बता रहे थे। सर क्यों? तो फिर किन्होंने इन चीज़ों को मैनेज करना था अगर लीडरशिप ही वहां पर नहीं थी जी? जी, तो कल बजट तो पास नहीं हुआ ना, बजट का एक प्रोसेस होता है। तो कल वो ले हो गया, अब उसको पार्टी उसका पूरा मुकाबला करेगी, कमेटी के अंदर भी, फ्लोर पर भी और अवाम के सामने भी। जो पार्लिमानी जमहूरियत चलती है अददी बरतरी पर, तो जब तक अददी बरतरी है तो हुकूमत पास करवा लेती है, लेकिन पार्लिमान की रवायात भी होती है। जब पार्लिमान के अंदर ये एहसास हो कि इस चीज से अवाम की मुश्किलात में इजाफा होगा, मुल्क के हालात और खराब होंगे, तो फिर हुकूमत मजबूर होती है ये सोचने पर कि हम कोई मुतबादल रास्ता ढूंढें। लेकिन यहाँ में वो हुकूमत से तवक्को नहीं है। ये तो मिनी बजट या जो भी इसको आप कहते हैं, फाइनेंस बिल के अंदर तरमीम कहा जाता है इसको सरकारी तौर पर, ये उस वक्त की जाती है जब आप नाकाम हो जाते हैं अपने बजट के अहदाफ पूरे करने में। तो ये इतराफ होता है कि हम नाकाम हो गए हैं, हमसे मामला नहीं चला, तो अब हम मजीद अवाम पर बोझ डालकर मुल्क को चलाएंगे। तो ऐसे मामला में इन सब मसाइल का एक ही हल रहता है कि मुल्क को शिफाफ और फौरी इलेक्शन दिए जाए, और कोई हल नहीं है। तो आज हुकूमत भी इतराफ करती है कि हमसे मुल्क नहीं चल रहा। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब्बास साहब, जिस तरह भी आप फरमा रहे थे पहले अददी बरतरी है, अपेरेंटली ये अब एक व्यू पॉइंट ये बनता नजर आता है कि जी ऑपोजिशन को और स्पेसिफिकली मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को सूट कर रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर है वो भी बदजन हो रहा है, महंगाई अपने अरूज पर है। सो इस वक्त हुकूमत को गिराना ऑपोजिशन के बिल्कुल फोकस में नहीं है और ना ही ऑपोजिशन चाहती है कि हुकूमत गिरे। आप लोग चाहते हैं कि हुकूमत चले और चल के ये अपना टेन्योर भी पूरा करे और उसके बाद परफॉर्मेंस जो हो वो इलेक्शंस के अंदर देखा जाए। सर डू यू एग्री ऑन दैट? जी, अगर हमारा इस पाकिस्तान से कोई हमदर्दी ना हो, अवाम की तकलीफ से हमारी कोई दिलचस्पी ना हो, तो फिर हम वही करेंगे जो आप कह रहे हैं। लेकिन हमने वक्त के साथ साबित किया है कि हम इस सियासत के ना मुल्क मुतहम्मल हो सकता है और ना ही पाकिस्तान के अवाम इसको बर्दाश्त कर सकते हैं। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि आज मुल्क के मसाइल का वाहिद हल एक फौरी और शिफाफ इलेक्शन में है। ये वक्त गुजारने से मुल्क के मामलात खराब ही होंगे, बेहतर नहीं होंगे। तो हमने कभी भी ये चंद वोटों के लिए मुल्क को दाव पर नहीं लगाया। ये जो लोग करते नहीं है, तारीख उनको सबक दे चुकी है और इस हुकूमत को भी। बिल्कुल ठीक है। अब्बास साहब, दो चीज़ें और मुझे बताइएगा। सर, एक वाज़ेह तफरीक हम देखते हैं शहबाज शरीफ साहब की साइड पर, जो सीनियर रहनुमा हैं, आप भी उनमें आते हैं, जो जिनका व्यू पॉइंट है कि अब शहबाज शरीफ साहब को लीड करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर के जो कैंडिडेट हैं वो भी शहबाज शरीफ साहब हैं, लेकिन एक जो थोड़ी यंग लॉट है दे प्रेफर कि जी मरियम होनी चाहिए बिकॉज मरियम क्राउड पुलर है। नवाज शरीफ साहब का जो हम देखते हैं डेल्ट, वो टुवर्ड्स हम शायद मरियम की तरफ देखते हैं। इसको कैसे मुस्लिम लीग नून इससे कैसे निकलेगी? क्या इसका फाइनल चीजें बनेंगी जी?
भाई साहब की जी हमारे साथ लाइन ड्रॉप हो गई है, हम दोबारा कनेक्ट करते हैं। सलमान साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, क्या समझ आई है जो अभी अब्बास साहब बात फरमा रहे हैं और चीज़ों को बता रहे हैं कि अगर हमारे तक हो तो हम तो बिल्कुल चाहेंगे कि चलें, लेकिन इन अवाम के सूट नहीं करती, अवाम की सिचुएशन बहुत बुरी है, जिसके लिए हम चाहते हैं कि हुकूमत जाए और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो। देखिए पिछले 3.5 साल से तो ये PMLN वाले या PDM वाले हुकूमत को घर ही भेज रहे हैं ना, तो इसका मतलब है वो पहले नाकामी का इतराफ करें कि 3.5 बरस में वो हुकूमत को घर नहीं भेज सके। एक बात। दूसरी बात है हिकमत अमली की। ये कैसी हिकमत अमली है कि हुकूमत को घर भेजना चाहते हैं? नाराज मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी से इसलिए हुई थी कि वो असम्बलियों से इस्तीफे नहीं दे रही और खुद इस्तीफे देने के लिए तैयार नहीं है। शहबाज शरीफ साहब वाज़ेह तौर पे कह चुके हैं, यानी इस्तीफों पर भी इनका जो है ना एक इत्तेफाक नहीं हो सका मुस्लिम लीग नून के अंदर। फिर तहरीक अदम इत्तेमाद के ऊपर भी इत्तेफाक नहीं हो सका अगर आपने हुकूमत को भेजना था। देखिए ना, हुकूमत को घर भेजने के 3 ही तरीके हैं। एक ये कि आप अददी तादाद में उनके खिलाफ तहरीक अदम इत्तेमाद पेश करें और उनको तहरीक अदम इत्तेमाद से फारिग कर दें, वो आपने किया कोई नहीं। या आप इस मुल्क के अंदर जो है कोई इस तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा कर दें कि हुकूमत बेबस हो जाए, मफलूज हो जाए और हुकूमत को रिजाइन करना पड़े, उस तरह की भी तहरीक आप नहीं चला सके तो फिर मैं इस्तीफे दे दे। तीसरा ऑप्शन ये था कि आप इज्तिमाई तौर पे इस्तीफे दे दें। इतनी बड़ी तादाद में ज़िमनी इलेक्शन कराना मुमकिन नहीं होता अगर सारी जमातें इस्तीफे दे दें। तो उनकी कौन सी हिकमत अमली कामयाब हुई है? हुआ तो यह है कि जो हुकूमत ने जैसे जैसे सोचा था वैसे वैसे चीजें अप्रूव भी होती जा रही हैं। सेनेट के अंदर चेयरमैन का मामला भी आ गया, फिर हमने बाकी मामलात भी देखे। कानून EVM के ऊपर कितना शोर मचाया था आपके सामने, लेकिन निकला क्या कि हुकूमत के अपने 10-15 अरकान कम हो गए। इसी तरह मिनी बजट के ऊपर शहबाज शरीफ ने क्या भड़केरी मारी थी, अमली तौर पे क्या हो रहा है? तो कहना मैं ये चाहता हूं कि इनकी ख्वाहिश तो हो सकती है हुकूमत को घर भेज दें, लेकिन हुकूमत को घर भेजने के ऊपर मुस्लिम लीग नून के अंदर ना सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, पीपल्स पार्टी में इत्तेफाक नहीं है, सिर्फ अकेले मौलाना फजलुर रहमान थे जो इनको बार बार उकसाते रहे आओ बाहर निकलो, लेकिन दोनों को पता था कि बाहर निकलने के नुकसानात क्या होंगे। तो इसलिए पहले तो मुस्लिम लीग नून ये तस्लीम करे कि वो नाकाम हुए हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने अंदर भी इत्तेफाक पैदा नहीं कर सकी है। अभी नवाज शरीफ की वापसी के बारे में आपको पता है गुफ्तगू हो रही थी, सरदार या सादिक साहब ने कहा कि वो मैं उनकी उंगली पकड़ के लेके आऊंगा, वो आना चाहते हैं। अच्छा, जावेद लतीफ ने भी एक बात की, नवाज शरीफ का बयान भी आ गया। अब मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत नवाज शरीफ को मशवरा दे रही है आप पाकिस्तान वापस ना आए, ठीक है ना, क्योंकि यहां हालात ठीक नहीं है। तो उनकी वापसी का भी एक किस्म का सियासी जो शोशा था वो नाकाम हो गया। फिर आप ये देखिए जहां जहां शहबाज शरीफ ने एज हासिल करने की कोशिश की वहां मरियम नवाज बीच में आ गई, उन्होंने उनका खेल खराब कर दिया। मैं बार बार एक बात कर रहा हूं मंसूर, ये मुस्लिम लीग नून की लड़ाई नहीं है, बल्कि मुस्लिम लीग नून के अंदर एक खानदान के अंदर एक विरासत की लड़ाई हो रही है कि फ्यूचर में कौन लीड करेगा, मरियम लीड करेंगी या हमजा शहबाज लीड करेंगे। लड़ाई बुनियादी तौर पर इस वक्त यह है, नवाज शरीफ का पलड़ा जो है वो मरियम नवाज की तरफ है और शहबाज शरीफ चाहते हैं कि हमजा आगे जाके लीड करे। यही वजह है जो मुस्लिम लीग नून इस वक्त तकसीम नजर आती है। ख्वाजा आसिफ को देखें, राना तनवीर को देखें, अमीर मुकाम को देखें, राजा जफरुल हक को देखें, ख्वाजा साद रफीक को देखें, आप सबकी बोलियां सुन लें, सबकी बोलियां जो है इस टकराव की बड़ी वाज़ेह तौर पे अक्कासी करती नजर आती है। कमर शाहिद खान भाई साहब ने हमें दोबारा ज्वाइन कर, बहुत शुक्रिया। मुझे पता है आप ट्रैवल कर रहे हैं सर, 2 चीज़ें लास्टली मुझे बताते जाइएगा ज़रा कि एक तो सर ये जो मैंने अभी सवाल किया था कि किस तरफ आप देख रहे हैं चीज़ें जाती हुई कि शहबाज शरीफ साहब की साइड पे या दूसरी, और लास्टली मुझे बताइएगा कि ये जो एक इस वक्त दोबारा हम एक देख रहे हैं इन एयर है कि जी नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, इसमें कोई सदाकत है और आप क्या समझते हैं कब आना चाहिए नवाज शरीफ साहब को वापस? देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक ही साइड है, कोई शख्सियात की साइड नहीं है, और वो बड़ी वाज़ेह सियासत है कि मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक होना चाहिए और तमाम इदारे आइन हदूद के अंदर रहकर काम करें, और यही पाकिस्तान के मसाइल का हल है। इसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। तो नवाज शरीफ साहब जो है लाइन ड्रॉप हो गई है जी। अच्छा यशवीन आपकी तरफ में आता हूं, बल्कि आगे जी कारा साहब कंटिन्यू कीजिएगा जी। ये पार्टी के रूह रवान नवाज शरीफ साहब है, मुल्क में नहीं है, तो उनकी मुशावरत से सारे फैसले होते हैं जी। तो पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बड़ी क्लियर है कि उसने क्या करना है। हम किसी मुफाद की जंग नहीं लड़ रहे, हम किसी सौदे की जंग नहीं लड़ रहे, हम मुल्क के मसाइल के हल की जंग लड़ रहे हैं और हम उसी पर कायम हैं।
ठीक। अच्छा, तो शाहिद अब्बासी साहब मुझे ये भी ज़रा बताइएगा, ये जो नवाज शरीफ साहब के वापस आने का है, क्योंकि ज़राए कह रहे हैं कि जी ऐसी कोई चीज़ अभी हुई नहीं है, कोई सरफेस नहीं हुई, लेकिन ये चीज़ें इन एयर की जा रही हैं कि देखा जाना चाह रहे हैं कि जी क्या इसका क्या देखते हैं, क्या लोग, क्या इस पे व्यू पॉइंट है, इस्टेब्लिशमेंट क्या करती है अगर ऐसी चीज़ें हों। आपका क्या मौक़िफ़ है इसके ऊपर? कब नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, नहीं आ रहे, क्या कहेंगे इस पे जी? साहब को हमारी राय बड़ी वाज़ेह है कि इलाज करवा कर वापस आए, क्योंकि सेहत से बेहतर कोई और मकसद नहीं था उनका जाने का। वो इलाज करवाएंगे और आ जाएंगे, लेकिन वो फैसला उनका अपना है। अगर वो ये समझे कि इससे पहले आने की जरूरत है तो वो आ जाएंगे। ये उनकी अपना फैसला है, लेकिन जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, हमारी राय है कि इलाज करवा कर आए। ओके, लास्ट मुझे बता दीजिएगा, अब ये जो मिनी बजट है एंड ऑल दैट, इसको पास होने देंगे? अददी नंबर्स हैं हुकूमत के, आपने देखा कल भी जिस तरह उन्होंने चीज़ों को मैनेज किया। ऑपोजिशन, बीइंग एन ऑपोजिशन, आप क्या समझते हैं, क्या ऑपोजिशन इसमें रोल अदा कर लेगी? क्योंकि अपेरेंटली लग यही रहा है कि ये बिल भी पास हो जाएगा और स्पेसिफिकली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को लेकर भी जो बिल है वो भी इसमें पास होने जा रहा है जी। शायद फरकान अब्बासी साहब के जी लाइन ड्रॉप हो गई। यशवीन, आपकी तरफ में आता हूं। ये एक और व्यू पॉइंट है जो अब्बासी साहब ने भी हमारे साथ शेयर किया है, कमरजमान कायरा साहब का भी आपने सुना। इससे हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक तरफ सियासत है, कब आएंगे ऑपोजिशन, कब आएंगे नवाज शरीफ साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या देखती है, किस तरह। अब ऑपोजिशन को जरा हटा के हम थोड़ा सा हुकूमत का एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये पिछले 3.5 साल कैसे देखती हैं आप, कैसे गुजरे? जो ऑब्जेक्टिव थे, जो आइडियोलॉजी थी, जो वोट बैंक था, वो किस हद तक अलाइंड है उस विजन के साथ जो इमरान खान साहब का था जी? देखिए, जो तब्दीली का जो विजन था उसकी अगर बुनियादी तौर पर उसको अगर उसकी जो कोर थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब कैंपेन कर रही थी, अगर उसकी बात करें तो वो तो सबसे पहली बात की थी कि एंटी करप्शन का खात्मा करना है, करप्शन को नहीं छोड़ना, करप्ट लोगों को इस मुल्क में नहीं छोड़ना, जेलों में डालना है, वो जेलों की सलाखों के पीछे होंगे, उनको सजा मिलेगी, लूटी हुई दौलत रिकवर होगी। कोई फिगर भी दिया था, वो सलमान आबिद साहब को शायद याद होगा, कि पता नहीं रोज के कितने जो है वो पैसे हम जो है वो सेव कर सकते हैं अगर पता नहीं नायब का कोई ऑर्डिनेंस आ जाए, पता नहीं क्या। एक बहुत लंबी तवील दास्तान है। मैं कहती हूँ कि वो इस तरह की कंफ्यूजिंग चीजें हैं कि आप याद करने की कोशिश करें तो हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्लेम था क्या एट द एंड ऑफ द डे। तो अगर उस सारे को आप सामने रखें मंसूर, तो आप मुझे बता दें कि जो उनका करप्शन, एंटी करप्शन ड्राइव है, उससे अभी तक क्या अचीव हुआ है, सिवाय इसके कि हमने ये देखा कि इस मुल्क में मौजूद जितने भी टॉप लीडरशिप है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज की, किसी पॉइंट इन टाइम पर पिछले 3 सालों में वो उनको उठाया गया है, उनको कैद किया गया है, उनको नैब की कस्टडी में रखा गया है, उनके रिमांड्स लिए गए हैं लंबे अरसे तक। वो मंसूर, आप, अच्छा सॉरी, आई थिंक मुझे मेरी अपनी आवाज वापस एको करी, आई एम सॉरी। तो बहुत लंबे अरसे तक वो उनको रिटेन करने के बाद उनको छोड़ दिया गया। हमें बताया आखिर में ये गया कि फिलहाल कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी बुनियाद के ऊपर इनको मुस्तकिल सजा दी जा सके या इस चीज को प्रूव किया जा सके। तो अब इस मामले को फर्दर इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। जो सबसे बड़ा प्राइम टारगेट था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि नवाज शरीफ से ज्यादा करप्ट आदमी इस पूरे मुल्क में कोई मौजूद नहीं है। अब उसका कोई भी बैकग्राउंड है, आप उसको जो भी उसकी जस्टिफिकेशन दें, वो इस वक्त पाकिस्तान में बहरहाल नहीं है। आसिफ अली जरदारी इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे नहीं है, शहबाज शरीफ इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे नहीं है, बिलावल भुट्टो इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे नहीं है, मरियम नवाज साहिबा इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे नहीं है। तो जो एक बिल्कुल कोर थी पीटीआई की, उसके ऊपर मेरे ख्याल से मजीद मैं और क्या बात करूं। उसके अलावा एक आम आदमी जो है उसमें इजाफा होना था, उसकी लाइफस्टाइल में इजाफा होना था, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज होना था। तो मेरा ख्याल है पिछले 1-2 सर्वेज भी अभी हमारे सामने गुजरे, अगर उन्हीं को सामने रख लें, गैलप का सर्वे था, एक वो जो पल्स कंसल्टेंट्स हैं उनका भी एक सर्वे मैंने देखा था, कुछ लोगों से उन्होंने बात की थी, और जो उसका क्रक्स था वो यही था कि लोग ये कहने पर मजबूर हैं कि हमने थोड़ा बहुत जो कुछ सेव किया था वो सेविंग्स हमारी खत्म हो गई हैं, अर्निंग्स में हमारी इजाफा नहीं हुआ बल्कि शायद कोई कमी ही हुई होगी, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि बहुत सारी बुनियादी जरूरियात की चीजें जो हैं वो हमारी रीच से दूर होती जा रही हैं,
बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि इस पिछले 2-3 साल के अरसे के अंदर वो अब मकरूज हो गए हैं, इस वक्त उन पर कर्ज है जो कि पहले कभी नहीं हुआ। तो एक आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे कोई भी एक्सप्लेनेशन देता रहे इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर कि हमने ये किया, लॉन्ग टर्म मेजर्स लिए, मैक्रो इकोनॉमिक मेजर्स लिए, एक आम इंसान की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की अगर बात करें, आप माइक लेकर कल खुद सड़क पे चले जाएं, आपको मेरे ख्याल है बहुत बेहतर तरीके से अंदाजा हो जाएगा कि एक आम शख्स जो है वो क्या समझता है। तो उस फ्रंट की भी जो बात है वो हम समझते हैं कि ऐसी है। फिर उसके बाद एक बात मैं जरूर कहना चाहती हूँ कि एक चीज जो मुझे लगता है कि इस हुकूमत से नहीं संभाली गई, वो जो है वो तहरीके लब्बैक और ये जो कि सड़कों पर आने वाला, मैं बिल्कुल इसी पे आने लगा था, बिल्कुल मैं बल्कि इसी पे आने लगा हूं। सलमान साहब, दो चीजें हैं। एक कीबोर्ड की अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो उसमें 100 बटन होते हैं, और उसमें से अगर ये हमें पता हो कि ये 4 बटन से हमने सिस्टम को चलाना है और अगर 4 से हम 5वें पे जाएंगे तो ये कीबोर्ड काम नहीं करेगा। यही हुकूमत में जब कोई आता है उसका होता है कि जी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होगी, सेकंड ये, थर्ड ये और फोर्थ ये। अगर आप इस सीक्वेंस में देखें, किस हद तक आपको लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हुई है उस विजन को ट्रांसलेट करने के लिए? उन पॉइंटर्स को अगर हम बात करें कि जी ये चीज़ें इन्होंने अचीव की हैं 2021 के क्लोजर पे। जो यास्मीन बात कर रही थी, मैं तो उससे पूरा सहमत हूं कि जो उन्होंने दावे किए थे ना, वो तो उस तरह से ट्रांसलेट नहीं हो सकते जो वो करना चाहते थे। एक बात तो ये। अब देखिए, बुनियादी मसला जहां पे रुका हुआ था, जो मैं समझता हूँ 2 बातें थी। एक, उन्होंने करनी थी मईशत की बेहतरी, और मईशत को वहां पहुंचाना था जहां वो पहुंचाना चाहते थे, जिसका वो दावा करते थे। अनफॉर्चुनेटली 2 साल तो आप कोविड के निकाल दें, और दूसरा जो है ना मसला, यानी कि कोविड का तो एक हादसा था ना जी, आ गया ऊपर से। लेकिन जो बुनियादी गलती पीटीआई ने की वो ये कि जो उनकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की टीम थी उसमें बार बार तब्दीलियां, वुज़रा के लेवल के ऊपर, सेक्रेटरी लेवल के ऊपर, मुशीरों के लेवल के ऊपर, वो जो बार बार की तब्दीलियां आई, उससे एक कंटिन्यूएशन बेस्ड पॉलिसी जो है ना वो ड्रॉ नहीं कर सके, जिसका हम यहाँ पे फेलियर देखते हैं। एक बात। ठीक है। दूसरी, जैसे यास्मीन ने कहा कि जो अकाउंटेबिलिटी का कॉन्टेक्स्ट था वो भी उस तरह से फेल नहीं हो सका जिस तरह के दावे किए गए थे। अब वजह क्या है? देखिए, वजह बड़ी वाज़ेह है। एक तरफ तो हुकूमत की आप समझ लें कि कैपेसिटीज के इश्यूज थे, उनके अंदर जो है ना बड़ा झोल था, क्योंकि एक कुलेशन टाइप हुकूमत है, 7-8 वोटों के ऊपर खड़ी है। कभी एमक्यूएम ब्लैकमेल करती है, कभी मुस्लिम लीग काफ वाले आ जाते हैं, कभी कोई और अतादी आ जाते हैं, तो हुकूमत तो कोई इतनी स्ट्रांग पोजीशन के ऊपर नहीं है। लेकिन और टीम की सिलेक्शन के ऊपर भी उनके ऊपर बड़े इतराजात हो सकते हैं। लेकिन एक वजह जो आपको माननी पड़ेगी वो हमारा सिस्टम है जो डिलीवर कर नहीं पा रहा। उसमें कोई भी लाके बैठा दे। इमरान खान साहब आके कहते थे ना कि मैं सिस्टम ठीक कर दूंगा। अब जब वो आए तो उनको पता चला पुलिस रिफॉर्म्स वो नहीं कर सकते, उनको पता चला ब्यूरोक्रेसी की रिफॉर्म्स वो नहीं कर सकते, उनको पता चल रहा है एफबीआर की वो रिफॉर्म्स नहीं कर सकते, उनको पता चल रहा है अपना अदालती रिफॉर्म्स वो नहीं कर सकते, अकाउंटेबिलिटी की रिफॉर्म्स वो नहीं कर सकते, क्योंकि आपके यहां माशाल्लाह इन 70 वर्षों में नेक्सेस इतने ज्यादा मजबूत हो चुके हैं, जहां रियासत कमजोर हो गई है, जहां हुकूमतें कमजोर हो गई हैं, और यह रिफ्लेक्शन जो है हर हुकूमत को दरपेश आया है। मुझे अच्छी तरह याद है नवाज शरीफ साहब ने भी इकॉनमी को रिफॉर्म्स करने के लिए बहुत सी चीजें, टैक्सेशन लगाने की बातें की थी, लेकिन उस नेक्सेस ने उनको नहीं लगाने दी थी। इसी तरह से पीटीआई को भी दरपेश है। तो ओवरऑल अगर आप देखें इन 3.5 वर्षों में पीटीआई ने तो जो क्लेम किए थे वो नहीं हो सके। अलबत्ता 2 चीजें जो है, पॉइंट आ गया। मुझे बस 2 मिनट दीजिएगा। नाज़रीन, हमें इस वक्त ज्वाइन किया है फवाद चौधरी साहब ने, फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन। फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। सर, 2021 आज क्लोज हो रहा है और कल से 2022 का आगाज है। अगर मैं ये कहूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस आइडियोलॉजी, किस विजन के साथ इमरान खान साहब आए थे, आज 3.5 साल हो गए हैं, किस हद तक आप उसको अचीव करने में कामयाब हुए हैं, तो चौधरी साहब क्या कहेंगे इसके ऊपर? जी जी फवाद चौधरी साहब, आवाज पहले तो जो हमने वादा जी आवाज आ रही है? जी आ रही है चौधरी साहब, बिल्कुल आ रही है चौधरी साहब, बिल्कुल आ रही है। मैं आपसे कह रहा था कि देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो बुनियादी वादा था वो ये था कि हम आपको एक करप्शन फ्री गवर्नमेंट देंगे। आज आप जब परसेप्शन इंडेक्स उठा के देखते हैं तो पहली बार पाकिस्तान में, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का भी आप उठा के देख लें, बाकी सर्विस भी आप करके देख लें, सबसे पहली बार ये हुआ है कि करप्शन पॉलिटिकल जो हमारे इंडेक्सेस हैं या परसेप्शन है उसमें इशू ही नहीं रहा। उसकी वजह यह है कि एक क्लीनेस्ट गवर्नमेंट जो है वो हमने दी है अल्हम्दुलिल्लाह। 3 साल में एक भी स्कैंडल जो है कोई प्राइम मिनिस्टर का, कैबिनेट का, फेडरल कैबिनेट का वो सामने नहीं आया। और परसेप्शन ये है कि ये हुकूमत पाकिस्तान की तारीख की सबसे क्लीन तरीन गवर्नमेंट है, जो एक बहुत बड़ी कामयाबी है।
उसके बाद मैं समझता हूँ कि डिस्पाइट द फैक्ट कि आपने कोरोना जैसी वबा जो 100 साल में एक बार होती है, कोरोना आई और उसके बावजूद जिस तरीके से हमने उसका मुकाबला किया पाकिस्तान में, और आज पाकिस्तान इकोनॉमिस्ट ने लिखा है कि जो नॉर्मेलिटी इंडेक्स में दुनिया में जो नंबर 1 है वो इस वक्त पाकिस्तान है। ठीक है। उसके साथ साथ तो ये मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान की डायरेक्शन है, चाहे वो इकोनॉमिक डायरेक्शन हो, हम इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुकी थी पाकिस्तान में मुकम्मल तौर के ऊपर, हम अपनी कोई चीज़ बना ही नहीं रहे थे, बिल्कुल एक ट्रेड इकोनॉमी बन गए थे, उसको हमने चेंज किया है। पाकिस्तान को हमने एक ट्रूली इंडस्ट्रियल जो नेशन बनाने की तरफ जो इक़दाम हैं वो हुए हैं। इससे जो रोज़गार जनरेट हुआ है, इससे जो इकोनॉमी, जहाँ पूरी दुनिया की मईशतें इंतहाई बुरे हालों में है, पाकिस्तान की मईशत 5% पे ग्रो की है, ये बस खुद बहुत बड़ी कामयाबी है। और डिस्पाइट ऑल जो हमारी मुश्किलात थी, जो कर्जे इतने ज़्यादा पहले इन्होंने ले लिए, उनको हमने 32 अरब डॉलर 3 सालों में कर्जा वापस किया है। अभी हमने तकरीबन आप समझिए कि 55 बिलियन हमने टोटल 5 सालों में वापस करना है, जो कि बहुत ही बड़ी एक हमारी कॉस्ट है जो कि हमने अदा करनी है। फिर डिस्पाइट जो एनर्जी क्राइसिस है दुनिया में और कमोडिटी क्राइसिस है, उसके बावजूद आई थिंक पाकिस्तान जो है पीटीआई की हुकूमत के इस ज़माने में बहुत ही अच्छी कारकर्दगी रही है। ठीक है फवाद शोएब साहब, मैंने आपने जो सबसे पहले पॉइंट रेज किया करप्शन फ्री, और बिल्कुल आप लोगों का मौक़िफ़ भी ये था, इमरान खान साहब का भी यही मोटो था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी ये मोटो था। लेकिन सर अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े केसेस थे जिनके ऊपर आप लोगों का ये ख्याल था और आप लोगों ने इस चीज़ की इंडोर्समेंट दी थी कि जी हम इनके ऊपर हाथ डालेंगे, चाहे वो जरदारी साहब हो, चाहे वो शरीफ फैमिली हो, वो सारे इस वक्त आज़ाद हैं और वो कहते हैं कि जी हमारे पे कोई चीज़ प्रूव नहीं हुई। अकाउंटेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट था वो उस हद तक कामयाब नहीं हुआ जो आप लोगों का विजन था। डू यू एग्री ऑन दैट? ये पार्शली आप समझ सकते हैं कि शायद हमें सभी को इस वक्त जेल में होना चाहिए था और अरबों रुपया वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान में या जहां पर भी एडवर्सोरियल सिस्टम है वो स्लो है। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए नवाज शरीफ को सजा हुई, मरियम नवाज को सजा हुई, उसके बाद रिकवरीज जो हैं वो इन क्रोनी से बहुत बड़ी रिकवरीज जो हैं, अगर फॉर एग्जांपल ओमनी ग्रुप का केस लें, उसी में ही तकरीबन 12 अरब रुपए से ज़्यादा की रिकवरी है। तो जहाँ पे मैं समझता हूँ कि बेहतर हो सकता था, लेकिन उतना बुरा भी नहीं रहा। और सबसे ज़्यादा हम बात यह है कि लोगों के सामने ये तमाम लोग बुरी तरह एक्सपोज हुए, उनकी करप्शन की जो एविडेंस है वो सामने है। बाकी ज़ाहिर अदालती मामला है, मामलात हैं, अदालतों में चल रहे हैं, हमें उम्मीद है इसके जल्दी फैसले भी होंगे। शोएब साहब लास्टली मुझे जरा ये बताइएगा पार्लियामेंट के रोल के ऊपर, आप खुद जमहूरियत के बड़े दाई हैं, क्या रोल रहा पार्लियामेंट का? क्योंकि हम तो हमेशा से देखते रहे हैं पिछले 3-3.5 साल में हुकूमत बात करती थी, ऑपोजिशन बात नहीं करने देती थी, ऑपोजिशन बात करती थी, हुकूमत नहीं करने देती थी। कल जो वहाँ पर इंसिडेंट हुआ गजाला सैफी और शगुफ्ता जुमानी के दरमियान, ये किस किस्म की जमहूरियत को आप देख रहे हैं? अब 2022 में भी हम लोग यही देखेंगे जी? देखिए पार्लियामेंट की कारकर्दगी उतना मेरे ख्याल में जितनी अच्छी होनी चाहिए उतनी नहीं है, और उसकी बड़ी वजह हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बहुत ज़्यादा तलखियाँ हैं। और अब मेरे ख्याल में तो दोनों जो हैं, मैं ये कहूँगा कि अभी भी अगले साल जो है वो हुकूमत और अपोजिशन को चाहिए कि लोग वो देखना चाहते हैं कि आपने लोगों के लिए क्या किया है, और पार्लियामेंट से अपनी अहमियत रोज़ बरोज़ कम होती जा रही है। दूसरे इदारे जुडिशरी और जो उनकी जो फंक्शनैलिटी है वो आपने अपने इख्तियारात ही उनको दे दिए हैं, आप उनको चेक ही नहीं कर पा रहे, और उसकी वजह से हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो तलखियाँ हैं वो भी ज़्यादा है। और बड़े रिफॉर्म्स के ऊपर भी ये बातचीत जो है वो नहीं हो रही, जिससे आम लोग थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि मायूस है। पार्लियामेंट को अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाने की ज़रूरत है। बिल्कुल। फवाद साहब एक और चीज़ मुझे बताते जाइएगा काइंडली, फोकस जो होना चाहिए, अपेरेंटली ऐसा लगता है कि फोकस सिर्फ और सिर्फ शरीफ, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम और आसिफ अली जरदारी पर है, और हुकूमत इसी से ही नहीं निकल पा रही। दैट्स द रीज़न शायद सही ट्रैक के ऊपर इस वक्त नहीं है, और पार्लियामेंट का भी माहौल इसी वजह से ख़राब है। सर अगर कुछ अरसे के लिए इनको छोड़ के ज़रा चीज़ों को फोकस कर लिया जाए, आपको लगता है कि दैट वुड बी अ राइट डिसीजन या नहीं?
तो फिर आप अपने ही पहले सवाल को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, जिसमें आपने कहा था कि अकाउंटेबिलिटी जो है उसके रिजल्ट जो है वो आने चाहिए और वो नहीं आ रहे तो उससे मायूसी हो रही है। हाँ। अब आप कह रहे हैं कि असल में अकाउंटेबिलिटी हमें भूल जानी चाहिए और हमें जो है वो दीगर चीज़ों के ऊपर जोर देना चाहिए। ये पॉइंट ऑफ व्यू आपका हो सकता है, लेकिन पीटीआई का जो वोटर है उसका ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है और वो समझता है कि जो अकाउंटेबिलिटी की जो शुरू हुई है उसको अपने आखिर तक पहुंचना चाहिए। और देखिए जो भी है, क्या आप एक ऐसा लीडर चाहेंगे जो जिस तरह से शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने, देखें हर कोने खुदरे में बरतानिया के उनके अपार्टमेंट्स हैं, इस तरह तो नहीं हो सकता इतना बड़ा पैसा पाकिस्तान से बाहर चला जाए और आप कहें कि जी उसको आप भूल ही जाएं। इमरान खान का आपके जो भी है, आप जब से इमरान खान आए हैं जिस तरीके से वो कौमी खजाने की केयर करते हैं, जिस तरीके से अपनी ज़ात को वो पीछे रखते हैं, वो जाहिर है कि एक मिसाल है पाकिस्तान की सियासत में। और पीटीआई का वर्कर का मतलब ये नहीं समझता कि इसको जो है भूल जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया जी, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। यशवीन आपकी तरफ में आता हूँ, आपने फवाद चौधरी साहब का भी व्यू पॉइंट सुना। ये जो एक व्यू पॉइंट है इस वक्त हम लोग देखते हैं, लोग कहते हैं कि जी 3.5 साल के अंदर आप लोगों ने, बल्कि मुझे एक जी ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, जरा रिफॉर्म्स के ऊपर भी बात करते हैं। यशवीन, रिफॉर्म्स की बड़ी बात की थी, कहा गया था कि जी हम रिफॉर्म करेंगे, हम मुल्क के अंदर जुडिशल रिफॉर्म लेकर आएंगे, ब्यूरोक्रेसी का रिफॉर्म लाएंगे, जो एजुकेशन है उसका रिफॉर्म लेकर आएंगे और लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंटली पुलिस रिफॉर्म्स के भी दावे किए थे। किस हद तक आपको लगा है कि किसी चीज़ के अंदर रिफॉर्म हुआ है? अभी फवाद चौधरी साहब का आपने व्यू पॉइंट सुना है। एक जगह पर अकाउंटेबिलिटी की बात है, अकाउंटेबिलिटी से जब तक चीज़ें, जो लोग हैं, आप ही अभी पहले बात कर रही थी, वो लोग जेल में नहीं है, लेकिन उसको छोड़ना भी नहीं है और उसके साथ भी रहना है, लेकिन डिलीवर भी नहीं हो रहा उससे, रियलिटी ये भी है। क्या कहेंगी इस पे? जी मैंने बिल्कुल सुनी फवाद चौधरी साहब की बात। रिफॉर्म्स के ऊपर तो जो अभी सलमान साहब बात कर रहे थे, मैं उससे इत्तेफाक करती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो बहुत बड़ी बड़ी आइडियलिस्टिक बातें की हुई थी, मुझे लगता है कि वो अब सिस्टम में आने के बाद, एक दफ़ा गवर्नमेंट का हिस्सा बनने के बाद, वो भी खासे क्लियर हो गए हैं इस बात में कि एक स्ट्रक्चरल, एक बुनियादी, एक सिस्टम के अंदर एक ऐसा इशू है कि ये अच्छी बातें शायद सबको आती हैं, सभी करते हैं, लेकिन समहाउ कर नहीं पाते। और वो जो सिस्टम के अंदर तब्दीली लाने की ज़रूरत है उस डायरेक्शन में जाने के लिए, उसके लिए शायद सादा अल्फाज में कहे तो शायद किसी किस्म की लड़ाई या फटा मोल लेना पड़ता है, जो कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस वक्त उस मूड में नहीं है कि उस डायरेक्शन में जाए। फवाद चौधरी साहब की जो बात है, मैं बड़ी वो हूँ, कहना चाहिए आई एम रियली हैप्पी टू हेयर हिम टॉक टुडे, क्योंकि उन्होंने बड़ी मस्बत 2-3 बातें की हैं जिसके अंदर कोई भी मुझे ऐसी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं लगी। पार्लियामेंट के रोल के ऊपर जो उन्होंने बात की है वो बहुत अच्छी और पॉजिटिव बात है कि नहीं चल सकी है पार्लियामेंट का उतना अच्छा रोल नहीं अभी तक आया, और जब तक ये इदारा, बेसिक इदारा काम नहीं करेगा, हमने रिफॉर्म्स की, बेहतरी की, पॉलिसी की क्या बात कर लेनी है। और फवाद साहब ने कहा कि अभी भी अगला साल का जो है वो नए साल का आगाज होने वाला है, और गवर्नमेंट और ऑपोजिशन अगर दोनों ही इस बारे में फोकस करें कि हम पार्लियामेंट को फंक्शनल बनाएं तो ये अच्छी बात होगी। एंड आई वुड रियली रिक्वेस्ट फवाद ऑल्सो कि वो खुद भी एज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर इसके अंदर रोल प्ले करें, क्योंकि जाहिर है जब वहां पर सीन गर्म होता है और वहां पर एक कन्फ्रंटेशन का माहौल बनता है, तो हम ये देखते हैं कि फवाद भी अक्सर उस कन्फ्रंटेशन का, उस इन द हीट ऑफ द मोमेंट हिस्सा बन जाते हैं। तो एज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अगर वो भी थोड़ा सा ठंडे जहन से काम लें और अगर मामलात को बेहतर करने की कोशिश करें, तो पहले अगर हम उस बुनियादी इदारे को फंक्शनल करेंगे, ऑपरेशनल करेंगे, तो उसके बाद फिर आगे मजीद कोई जो है वो बात हो सकती है। बाकी जो अकाउंटेबिलिटी की उन्होंने बात की, मेरा ख्याल है फवाद चौधरी बीइंग फवाद चौधरी जो वो एक क्लियर बात करते हैं, उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ, बड़ी स्ट्रेट टू द पॉइंट आपको बात कर दी है कि जो कुछ हो सकता था हो गया, मजीद शायद हो सकता था, किया जाना चाहिए था, लेकिन ये जो नैरेटिव है उसको नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यही वो नैरेटिव है जिसके ऊपर पीटीआई का वोटर टिका हुआ है। यही वो बात है जो हम हमेशा करते हैं कि ये जो ऑटो पे रिपीट के ऊपर एक ये नैरेटिव है जिसको लगाया गया कि नहीं छोड़ेंगे, पकड़ लेंगे, जेलों में डालेंगे। लेकिन यशवीन, जब 3.5 साल के अंदर जब हमें पता है कि क्या हुआ है और अकाउंटेबिलिटी, सलमान साहब के आपकी तरफ में आता हूं, मुझे बताएं ये जो अकाउंटेबिलिटी का पूरा प्रोसेस है, मेरे अपने ख्याल में शहजाद अकबर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह डैमेज किया है शायद ही किसी ने किया हो। तरीन साहब फारग, अलीम खान फारग, ये सारे जिन्होंने सियासत करनी थी,
वो थी फारग, और एक टाइकून्स और बनाए गए जी ये सुपर हीरोज आए हैं, लेकिन सुपर हीरोज ने अनफॉर्चुनेटली उस तरह डिलीवर नहीं किया। देखिए, मैं नहीं समझता कि हम शहजाद अकबर को साहब को ब्लेम दें। अच्छा, बात बड़ी सादी सी है। एहतसाब हुकूमत नहीं करती, एहतसाब करते हैं आपके इदारे। बिल्कुल, जिसमें FIA भी है, जिसमें जुडिशरी भी है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन सिस्टम भी है। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारे इदारों के अंदर वो जान नहीं है जो जान होनी चाहिए थी। ठीक है। अब आप मुझे देखिए ना कि जितने लोग पकड़े जाते हैं वो जमानतों के ऊपर बाहर बैठे हुए हैं। बिल्कुल। और आप देखिए कि हमारा जुडिशरी के रोल के बारे में हम बहुत सी बातें कर सकते हैं कि किस तरह से जुडिशियल रिफॉर्म्स होनी चाहिए थी जो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सकी हैं। अब आप देखिए कि हमारे यहाँ जिन लोगों को अकाउंटेबल किया जाना था वो कैसे आज़ाद फिर रहे हैं, ये सबको पता है। अब इसमें हुकूमत क्या कर सकती है? हुकूमत कोई सऊदी अरब वाला मॉडल तो ला नहीं सकती जहां लोगों को लटका दे और लोगों को मारना शुरू कर दे। तो मैं ये समझता हूं कि हम शहजाद अकबर साहब को या हुकूमत को इसका जिम्मेदार करार दें। मैं नहीं समझता कि जिम्मेदार है। जिम्मेदार आपका सिस्टम है जिसके अंदर ये जान नहीं है, पोटेंशियल नहीं है कि वो लोगों को अकाउंटेबल कर सके। उनके अंदर पॉलिटिकल कंप्रोमाइजेज हैं, उनके अंदर बेशुमार ऐसे लकूनात हैं, गैप हैं, जिसकी वजह से ये मसाइल पेश आ रहे हैं। यशवीन, आप कमेंट करना चाह रही हैं? यू आर नॉट एग्रीइंग विद सलमान जी? चाहती हूँ बीइंग द सीनियर हियर कि जरूर ये जो सर बात करें, सर इसके ऊपर थोड़ा सा जरूर कमेंट करेंगे। जो आपने कहा कि इसमें हुकूमत क्या करे, तो क्या हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान, PTI से जुड़े हुए तमाम तर वो सीनियर सियासतदान जो इस नैरेटिव को बिल्ड करते रहे ओवर अ नंबर ऑफ इयर्स, वो इतने नाइव थे, वो इतने मासूम थे कि उनको पता नहीं था कि सिस्टम कैसे काम करता है, कि वो जब हुकूमत में नहीं थे तो वो एक ही राग अलापते थे। और अब इंटरेस्टिंगली पिछले 3 साल से हुकूमत के आने के बाद भी खान साहब के मुंह पर हर तकरीर में पहला जुमला ये होता है कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, इनको जेलों में डालूंगा। देखिए, मैं सिर्फ यशवीन आपसे ये कह रहा हूं कि आप मुझे बताइए, चंद वोटों के ऊपर जो हुकूमत खड़ी हो उसके ऊपर उसके पास कितनी सलाहियत हो सकती है कि वो बड़े डिजास्टर किस्म की, एग्रेसिव किस्म की जो है ना रिफॉर्म्स कर सके और एक एग्रेसिव किस्म का अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस को लीड कर सके। मैं ये सिर्फ कहना ये चाहता हूं कि जो हमारे सिस्टम है, देखिए अकाउंटेबिलिटी होती है एक कंपोजिट पैकेज के तहत जिसमें जुडिशरी भी शामिल होती है, इन्वेस्टिगेशन के सिस्टम भी शामिल होते हैं, हुकूमत भी शामिल होती है, इदारे भी शामिल होते हैं, लेकिन हम उनके दरमियान वो कुलेशन नहीं देख रहे जो एहतसाब के अमल को स्पीड दे सके। अब जैसे मंसूर, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, पुलिस रिफॉर्म्स का मसला था। देखिए, इमरान खान साहब बार बार कहते थे कि पुलिस रिफॉर्म्स होनी चाहिए और वो उसके बार बार KPK की मिसालें देती हैं। मैं आपसे सवाल पूछता हूं ना कि आप बताइए, आपका एक्सपीरियंस भी है, आप पुलिस को बहुत कवर करते हैं, मुझे बताइए क्या वजह है? यानी हम सारा मलबा सिर्फ हुकूमत पे डाल दें या उस सिस्टम के अंदर भी तो कुछ सवाल उठाए ना जो रिफॉर्म्स करने के लिए तैयार ही नहीं है? देखो सलमान साहब, मैं आपको बताऊं, अगर मैं पुलिस रिफॉर्म्स की बात करूं, हमने काफ़ी डिटेल में हम सब ने किया हुआ है। पुलिस, इंडिपेंडेंट पुलिस हुकूमत को सूट ही नहीं करती। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये जो पंजाब वाला कॉन्सेप्ट है ना, जिस पे आज 7वां IG पंजाब लगा हुआ है, इसके अंदर मैं आपको ये चीज़ हल्फन बता सकता हूं कि एक न्यूट्रल पुलिस पंजाब में जिसकी भी हुकूमत हो, चाहे वो शहबाज शरीफ की हो, चाहे उस्मान बुज़दार की हो, चाहे पीपल्स पार्टी की हो, एक न्यूट्रल पुलिस सूट ही नहीं करती पंजाब के अंदर। KP का कॉन्सेप्ट फर्क है। KP के अंदर KP की पुलिस, तो मैं आपको पहले बताऊं, KP के अंदर वैसे भी कोई इतनी खराबी नहीं है। आप KP में जाके देखें, वहां के लोगों का एटीट्यूड, रिस्पेक्ट एलिमेंट टुवर्ड्स द इंस्टीट्यूशन। पंजाब के अंदर पुलिस को इस्तेमाल किया जाता है पब्लिक सर्विस के लिए, नहीं डंडे के लिए। और ये चीज अगर हुकूमत, क्यों नहीं खान साहब ने न्यूट्रल की पुलिस को, क्यों नहीं किया? आज 7वां IG लगा दिया। जब कोई IG लगता है वो कहते हैं जी ही इज द बेस्ट मैन फॉर द जॉब, और उसके बाद उसको जिस तरह हटाया जाता है ये भी हम देखते हैं। सर, पुलिस पॉलिटिकली रहेगी, पुलिस का न्यूट्रल होना, और जब वो पॉलिटिकल रहेगी तो उसके अंदर रिफॉर्म नहीं हो सकते। मैं आपको ये चीज बताऊं कि SHO को लगाने के लिए बड़े बड़े बुर्जों की तरफ से फोन आते हैं और लगवाए जाते हैं। आज भी ये जो हमारे इत्तेहादी हैं, आप जाके चेक करें, इनकी मर्जी के बगैर इनके जिलों में ना DC लगता है, ना इनके जिलों में DPO लगता है। सो ये पंजाब का जो कल्चर है ना, जिसको हम अगर रिफॉर्म्स की बात करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये रिफॉर्म्स उस तरह हो सकते हैं। हाँ, हम कोशिश करते रहें, किसी कोई ऐसी हुकूमत आए जो वाकई कहे कि जी आप कर लें रिफॉर्म्स और हम ठीक करना चाहें, ये एक व्यू पॉइंट है। अच्छा यशवीन, आपके ऊपर मैं आता हूं जरा। ये जो रिफॉर्म्स की हम लोग बात करते हैं, पुलिस रिफॉर्म की तो मैंने कर दी, ओवरऑल एक सोसाइटी के अंदर भी रिफॉर्म होना बड़ा जरूरी है। उसके ऊपर आपका क्या व्यू पॉइंट है? क्या सोसाइटी एक्सेप्ट करने को चीजें तैयार है? क्योंकि अपेरेंटली ऐसे लगता है कि चीजें तैयार नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, 2021 में 27% इंक्रीज हुई है चाइल्ड अब्यूज 2020 की बनिस्बत।
औरत मार्च हुआ जिसको लेकर एक कॉन्फ्लिक्ट आज की तारीख तक जब होता है वो चल रहा होता है। 20 जुलाई को नून मुकद्दम का केस हुआ जो आपकी सोसाइटी को डिपिक्ट करती है। 14 अगस्त को इकबाल पाक का एक हुआ इंसिडेंट जिसको आपकी सोसाइटी डिपिक्ट करती है। टीएलपी का धरना आपने देखा, मार्च देखा, पुलिस वाले शहीद हुए, उसके बाद हुकूमत ने उनसे बात करके उनको मेन स्ट्रीम में कर लिया। उसके बाद उस्मान मिर्जा का इंसिडेंट होता है और लास्टली ये जो सियालकोट के अंदर एक कोहराम मचाया उन्होंने श्रीलंकन को वहां पर मार के और उसके बाद जला के। ये सोसाइटी का आप समझती हैं सोसाइटी ठीक है? ऐसी होती हैं सोसाइटीज? नहीं, सोसाइटीज ऐसी नहीं होती। हम जब बात करते हैं हम सियासतदानों को ब्लेम करते हैं, बिल्कुल ठीक है, मैं इस पर भी एग्री करती हूँ कि एक पॉलिटिक्स के अंदर मुल्क में एक एक्सट्रीमिज्म को हर वक्त और एक अपने पर्सनल मफाद की वजह से दूसरों के साथ सियासत को सियासत ना समझना बल्कि कोई पर्सनल जाती मामला समझकर अग्रेसिव हो जाना पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, वो भी एक इम्पैक्ट लाता है ओवरऑल सोसाइटीज के ऊपर। लेकिन हम एज इंडिविजुअल्स कहाँ जा रहे हैं, हम उसका पूरा ब्लेम या इल्जाम हुकूमतों को, सियासतदानों को, इदारों को नहीं दे सकते। बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे अपने अंदर से शुरू होती हैं जिन्हें हमें खुद ठीक करने की जरूरत है। और ये एक इस तरह की डिबेट है जो मैं कभी भी जब करने की कोशिश करती हूँ या इस पे बात करना चाहती हूँ तो मैं खुद किसी पॉइंट पर जो है वो स्पीचलेस हो जाती हूँ कि इस चीज को रिफॉर्म करने का आगाज आखिर हम कहाँ से कर सकते हैं। क्योंकि ये जो आपने कुछ इंसिडेंट्स गिने और इस साल में इस तरह के वाकयात की अगर हम बात करें तो ये इस कदर अलार्मिंग है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोच के कि हम एज ए सोसाइटी हमारे अंदर कितनी खराबी है। ये तो मंसूर वो चंद कुछ केसेस हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। मैं सोचती हूँ तो मेरा दिल दहल जाता है कि ऐसे कितने केसेस हैं और ऐसे कितने वाकयात हैं जो नजरों से ओझल रह जाते हैं क्योंकि इस मुल्क में इस तरह की चीजें हो रही हैं। तो ये कहना कि खाली इतने ही थे, ये दुरुस्त नहीं है। इतने ही थे जो लाइमलाइट में आए, इनके पीछे कितने, वो एक बहुत लंबी स्टोरी और कहानी है। और ये बहुत एक अनफॉर्चुनेट नूर मुकद्दम के साथ जो कुछ हुआ एक आज तक हम इंतजार में हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सलमान साहब, जी बिल्कुल ठीक। सलमान साहब, एक और चीज, हम दलीलें देते हैं, हम हर चीज के ऊपर आर्गुमेंट करते हैं। सर, क्या एज अ सोसाइटी हम लोग दलील सुनने और मानने को तैयार हैं? नहीं, इसमें तो काफ़ी मसाइल आए हैं हमें। हमारे यहाँ मुकालमे का कल्चर जो है वो काफ़ी ख़त्म हुआ है, कम हुआ है। अदम बर्दाश्त बहुत बढ़ता जा रहा है। इंतहा पसंदी सिर्फ मजहबी बुनियादों पर नहीं, सियासी बुनियादों पर, इलाकाई बुनियादों पर, लसानी बुनियादों पर, फ़िरकावाराना बुनियादों पर चीज़ें बढ़ रही हैं, ये कम नहीं हो रही हैं। और यही वो ख़तरनाक रुझानात हैं जिसकी निशानदेही आप भी कर रहे हैं और अभी यास्मीन भी कर रही थी और बहुत से लोग करते हैं। अब सवाल सिर्फ ये है कि सोसाइटी को बनाने के जो पिलर हैं, आपका तालीमी निज़ाम है उसमें कितनी रिफॉर्म्स हो रही हैं, आपके मदारस के मदारस हैं उसमें कितनी रिफॉर्म्स हो रही हैं, आपका मीडिया जो है जिसके साथ आपका मेरा ताल्लुक है उसके अंदर कितनी रिफॉर्म्स हो रही हैं। ये जो हम इस वक्त एक एग्रेशन और रेटिंग बेस्ड मीडिया चला रहे हैं, लोगों के अंदर टॉलरेंस पैदा करने की बजाय उनके अंदर गुस्सा पैदा कर रहे हैं, वो कहाँ खड़े हुए हैं। फिर आपके यहाँ ख़ास तौर पे जो सोसाइटी के अंदर जो मॉरल इंस्टीट्यूशंस को बिल्ड होना चाहिए था वो नहीं बिल्ड हो पा रहे। यानी बहुत से मसाइल हैं जहाँ हम ये सारा इल्ज़ाम, मैंने फिर कहा है, ये मसला हुकूमत का नहीं है। हुकूमत के साथ साथ जो माशरे के अंदर वो फरीक हैं जो रायमा बनाते हैं, जो ओपिनियन मेकर हैं, आपके शायर हैं, आपके अदीब हैं, आपके दानिश्वर हैं, उलमाए कराम हैं, उस्ताद हैं, मीडिया के सहाफ़ी हैं, ये लोग जब तक अपने एक पॉजिटिव रोल को आगे लीड नहीं करेंगे, सोसाइटी की फॉर्मेशन इतनी आसान काम नहीं होती। और ये जो हमारी सोसाइटी है इसके अंदर इतनी डाइवर्सिटी आ चुकी है, इतनी डिवीजन पैदा हो चुकी है, उसको लीड करने के लिए मैं समझता हूँ हुकूमत के साथ साथ सोसाइटी के बाकी फरीकैन अगर लीड करेंगे तो हम सोसाइटी को एक ऐसी सोसाइटी बनाएंगे जो दुनिया के अंदर भी और अपने मुल्क के अंदर भी काबिल कबूल होगी और लोगों के अंदर एक फियर जो है वो खत्म होगा और लोग समझेंगे कि हम फ्रीली जो है सोसाइटी में अपने आप को बोल सकते हैं, चल सकते हैं, फिर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। यशवीन, लास्ट कमेंट मुझे आपकी तरफ से चाहिए। जो मॉरल वैल्यूज की बात करते हैं कि जी मॉरल वैल्यू होनी चाहिए, एक सोसाइटी के अंदर मॉरल वैल्यू होगी तो चीजें आगे चलेंगी, लेकिन अगर मॉरल वैल्यूज नहीं होंगी तो यही सब कुछ होता रहेगा जिस तरह एक मैंने लिस्ट ऑफ एग्जांपल्स दी हैं। व्हाट डू यू वांट टू कमेंट ऑन दैट जी? वही जो सलमान साहब ने कहा है, ये सारा कुछ तो आपको पता है आपके तालीमी इदारों से, आपके घरों से, आपके मदारस से, जहां पर
छोटे छोटे बच्चों की तरबियत का आगाज होता है, ये उन स्टेजेस से शुरू होता है। ये कोई ओवरनाइट करने वाली चीज नहीं है कि आज मैंने और आपने फैसला किया कि रिफॉर्म होगा, मॉरल वैल्यूज ठीक होंगे और कल हम कोई बटन दबाएंगे और रिफॉर्म हो जाएगा और मॉरल वैल्यूज सोसाइटी की ऑल ऑफ अ सडन ठीक हो जाएंगी। इसके लिए तो एज ए सोसाइटी हमें बहुत काम करने की जरूरत है और बहैसियत एक जर्नलिस्ट के मैं समझती हूँ हमारा अपना एक बहुत बड़ा रोल है जो कि हम और आप, शायद हमारी अपनी कंपल्शंस है, हम भी उसका हिस्सा है, हम अदा नहीं कर पा रहे, हमें उसको अदा करने की जरूरत है। तो ये तो एक इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस जो अभी सलमान साहब ने वो किया है, बयान किया है, और हमारा उस पर फोकस नहीं है अनफॉर्चुनेटली। 2021 का इख्तिताम है, आखिर में इतना ही है कि अल्लाह करे कि आने वाला साल जो है वो इस मुल्क के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए, इस दुनिया के लिए बेहतरी का बायस हो। जो कोविड वाला मामला है, अल्लाह जो है इससे भी निजात दे। हाँ, एक कमेंट में आखिर में बड़ा ब्रीफली जरूर करना चाहती हूं, बल्कि मैंने एक बात शेयर करनी है। वो अभी जिस वक्त हम बात कर रहे हैं नाजरीन, तो बिलाल यासीन जो रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनके ऊपर हुआ है जी, फायरिंग हुई है उनके ऊपर, जिसपे उनके पेट में 2 गोलियां और टांग में 1 गोली लगी है। मेयो हॉस्पिटल में इस वक्त वो एडमिट हुए हैं और चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार ने इस चीज़ का नोटिस लिया है। ये एक एग्ज़ाम्पल है आज 2021 का, जब इख्तिताम हो रहा है, कि हमारी सोसाइटी किस तरह की है। हम लोग बिल्कुल क्रिटिसिज्म करते हैं हर चीज़ पे, इंस्टीट्यूशंस पे करते हैं, पॉलिटिकल सिनेरियो पे करते हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप्स के ऊपर करते हैं, लेकिन बहैसियत हम कौम, एक सोसाइटी, एक माशरा, हमारे एक दूसरे को लेकर कितनी वो जिस तरह मैं पहले कह रहा था ना, हम दलील सुनने के लिए तैयार हैं, हम किसी की प्रेजेंस अपनी ज़िंदगी में किस हद तक देखते हैं। इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको, हमारे मुल्क पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और 2021 का साल हम सब के लिए कामयाबी का साल हो और हम लोग 2022 का साल हम सब के लिए कामयाबी का साल हो और पाकिस्तान कामयाब हो। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान कामयाब हो। मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए, बशर्ते ज़िंदगी। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।